गुड मॉर्निंग। तो आज जो हम प्रोडक्ट के बारे में बात करने वाले हैं वो प्रोडक्ट हमारा ओरियन ग्रैंड और ओरियन क्राउन, सभी ने देखा है ना? ठीक है, तो शुरुआत हम लोग कर रहे हैं ओरियन क्राउन से। दिख रहा है ना सभी को? ओरियन क्राउन, ओरियन क्राउन जो है हमारा शंखेश्वर सिटी, सभी ने देखा होगा लोकेशन। मुझे लगता है जो प्रोजेक्ट का लोकेशन है, हमारे ऑफिस से थोड़ा सा आगे हम जाएंगे तो शंखेश्वर सिटी आता है। शंखेश्वर सिटी के अंदर प्लॉट नंबर 14, उस प्लॉट के ऊपर जो है यह प्रोजेक्ट हमारा बन रहा है। तो ये हमारा प्रोजेक्ट का फ्रंट एलिवेशन है। फ्रंट एलिवेशन की अगर हम बात करें तो इसमें आपको टोटल कितने फ्लोर्स दिख रहे हैं यहाँ पे? है ना, टोटल 4 फ्लोर हैं, 1 2 3 और 4। तो जो रेगुलर हमारे प्रोजेक्ट्स होते हैं वो कितने फ्लोर के होते हैं? 6 फ्लोर के। ये प्रोजेक्ट थोड़ा सा अलग है, जो कि ये 4 फ्लोर का ये बन रहा है। तो इसको हम क्या कह सकते हैं? अगर कोई पूछे कि ये प्रोजेक्ट का जो है कितने फ्लोर का है, तो हम कहेंगे P+4। क्या कहेंगे? P का मतलब क्या होता है? पार्किंग। पार्किंग और 4 फ्लोर है। जनरली 2 टाइप से प्रोजेक्ट को हम लोग बताते हैं, एक होता है G+4, दूसरा होता है P+4। आप ये गलती ना करें कि प्रोजेक्ट का किसी ने आपसे पूछा कि कितने फ्लोर का है और आप G+4 बोल देते हो। तो G का मतलब यह होता है ग्राउंड। तो ये निकाला जाता है उसका अर्थ कि ग्राउंड फ्लोर के ऊपर भी आपने फ्लैट्स कंस्ट्रक्ट किए हैं। क्या हुआ है? ग्राउंड फ्लोर पे भी आपके फ्लैट्स बने हुए हैं। और पी से मतलब होता है कि पार्किंग ही है केवल, वहां पे कोई फ्लैट्स या रेसिडेंशियल अपार्टमेंट नहीं कंस्ट्रक्ट किया है ना? ये क्लियर है? ये है इसका साइड एलिवेशन। ये इस प्रोजेक्ट का साइड एलिवेशन है। साइड एलिवेशन हमने इसलिए इसमें दिया है क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट है ये अपना कॉर्नर के प्लॉट पे बन रहा है। कॉर्नर के प्लॉट में भी इसमें 2 तरफ कॉर्नर हमें मिल रहा है। तो ये जो है आप सभी ने देखा होगा कि ये जो सामने का रोड है ये कौन सा है? जो शंखेश्वर सिटी में जब हम इंटर करते हैं तो ये वो वाला रोड है। तो जैसे सपोज मान के चले कि यहाँ पे कॉलोनी का गेट है और हर कॉलोनी का एक गेट होता है और वहाँ से जाने के लिए एक जो रोड होती है, तो ये मेन रोड से हम लोग जा रहे हैं, ठीक है। और ये कॉर्नर के पास में से जो है ये वाला जो रोड जा रहा है ये 30 फीट का है। इसका जो फ्रंट फेसिंग रोड है वो 40 फीट का है। कितना है? 40 फीट, जिसमें दोनों तरफ जो है मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट है। इधर साइड से जो ये रोड जा रही है, जो ये कॉर्नर वाली जो रोड है, जो कि बाकी प्लॉट्स की तरफ जाती है, तो वो कितने फीट की रोड है? ये 30 फीट की है। और इसके बिल्डिंग के पीछे क्या है? रो हाउस बना हुआ है। तो बिल्डिंग के बीच में रोड है, तो बिल्डिंग के पीछे की तरफ भी रोड है और उसके बाद में रो हाउस है। तो बिल्डिंग के 3 तरफ रोड है, जिसमें फ्रंट में कितने फीट का रोड है? 40 फीट। और बाकी दोनों तरफ जो है 30-30 फीट के रोड है। एक इसमें गार्डन भी है, इस बिल्डिंग के पास में जो है गार्डन भी है। सभी ने देखा है क्या? है ना? ये वाला जो कॉर्नर आपको दिख रहा है, ये वाला जो कॉर्नर है, इस कॉर्नर के यहाँ पे जो है रोड के बाद में एक गार्डन है। तो हमारा जो बिल्डिंग है वो 2 साइड कॉर्नर है, 3 साइड रोड है, गार्डन फेसिंग भी है। तो ये 3 यूएसपी है, जिसकी वजह से वेंटिलेशन में जो है इसमें काफ़ी बेहतर आपको फ्लैट के हर कॉर्नर में वेंटिलेशन मिलेगा, क्योंकि बिल्डिंग ही कॉर्नर का है। तो ये यूएसपी है। क्या है? देखिए, 2 चीज़ें होती है किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर, एक होती है यूएसपी और एक होती है एमिनिटीज। आप कंफ्यूज ना हो, यूएसपी अलग होता है, एमिनिटीज अलग होता है, ठीक है। तो ये यूएसपी में हम लोग काउंट करेंगे कि बिल्डिंग जो है इस तरीके से 2 साइड से कॉर्नर है, इसके अंदर जो है सामने की तरफ रोड है, साइड में रोड है, पीछे की तरफ रोड है, गार्डन फेसिंग बिल्डिंग है। इसमें एक जो सामने ये वाले जो बाउंड्री वाला आप देख रहे हैं, तो यहाँ पे इस वॉल पे और ये साइड वाली वॉल पे, पीछे वाली वॉल को नहीं काउंट करना है। कौन सी? ये फ्रंट वाली और ये साइड वाली जो बाउंड्री वॉल है, इस पे भी टफन ग्लास दिया हुआ है। देख रहे होंगे आप, इसमें दिख रहा है ना? इसमें पीछे वाली वॉल पे नहीं है। आप ये ना बोल दें कि पीछे भी रहेगा, पीछे की तरफ नहीं है। ये वाली वॉल और इस वॉल पे जो है आपको टफन ग्लास इसमें देखने को मिलेगा। क्लियर है? बैक साइड भी 30 फीट का रोड है, ठीक है। ये है इस खूबसूरत से प्रोजेक्ट का बहुत ही शानदार एक्स्ट्राऑर्डिनरी गेट। इसका अभी तक आप जो भी देखेंगे तो थोड़ा सा काफ़ी मतलब एक नॉर्मल गेट आप किसी को भी देखेंगे तो 1-2 पिलर होते हैं, उसके ऊपर एक छत डाल देते हैं, उस टाइप से थोड़ा सा इसको अलग बनाया है। 3 तरीके से यहाँ पे एक कॉलम्स यहाँ पे दिए हैं, एक बड़ा सा यहाँ पे दिया है। इसकी वजह से जो है इसका लुक काफ़ी अच्छा आ रहा है। तो ये जो किसी भी बिल्डिंग में जब आप इंटर करते हैं तो सबसे पहले फ्लैट दिखता है, पार्किंग दिखता है, या क्या दिखता है? गेट दिखता है। उस गेट से ही समझ में आता है कि वो बिल्डिंग किस टाइप की है और उसमें जो रेसिडेंट्स है वो कैसे रहेंगे। सबसे पहले तो वही चीज़ दिखती है ना।
तो हमें सबसे पहले जो एक्सप्लेन करना है वो इस गेट को करना है कि किस तरीके से इस गेट का प्लान किया हुआ है, रेगुलर से हट के इसका डिज़ाइन है जो कि इसकी खूबसूरती में चार चांद लगाता है। जब आप विजिट कराते हैं तो विजिट के ऊपर इन सारी चीज़ों के ऊपर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। सिर्फ फ्लैट या कीमत या इन चीज़ों के बारे में बात करने के अलावा जो है इन चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो ये है इसका फ्लोर प्लान। इस फ्लोर प्लान को देखने के बाद में आपको क्या चीज़ें सामने दिख रही है? सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पे एक पोडियम गार्डन आपको दिख रहा है जो कि फर्स्ट फ्लोर के ऊपर है। दूसरा, यहाँ पे कोई भी फ्लैट आप देखेंगे तो वो कॉर्नर आपको व्यू मिलेगा। जैसे ये 3 BHK है तो इसको ये कॉर्नर है, ये 2 BHK तो यहाँ से ये कॉर्नर है, इधर की तरफ ये कॉर्नर है, ये पूरी तरीके से एक सेपरेट यूनिट है, फिर ये इधर कॉर्नर आ गया, इधर कॉर्नर आ गया। इस तरीके से ये सारे जो फ्लैट्स हैं ये सब कॉर्नर है। मतलब हर फ्लैट हमारे पास में क्या है ना, ये यूएसपी में आएगा। तो हमारी एक यूएसपी ये भी है कि हम हर एक फ्लैट को जो है कॉर्नर एलिवेशन देते हैं, कॉर्नर फ्लैट है हमारे हर के, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फ्लोर प्लान। अब इसमें यहाँ पे दो फ्लैट जो आपको दिखते हैं T1 और T9, ये 1510 स्क्वायर फीट के फ्लैट हैं जो कि 3 BHK में। क्या साइज है? 1510 स्क्वायर फीट 3 BHK का ये साइज है। एक फ्लोर पे दो फ्लैट हैं और टोटल कितने फ्लोर की बिल्डिंग है? तो पूरी बिल्डिंग में ओवरऑल कितने यूनिट्स होंगे 3 BHK के? 8 यूनिट हैं। उसके बाद में 3 फ्लैट इधर की तरफ आप जो देख रहे हैं, 1 2 3, और उसके बाद में 6 7 और 8, ये तीनों यूनिट जो है, 3 इधर है 3 इधर है, टोटल 6 यूनिट्स ऐसे ही है एक फ्लोर के ऊपर जो कि 1070 स्क्वायर फीट के साइज में। तो टोटल फ्लैट्स कितने हो गए पूरे प्रोजेक्ट के अंदर? 1070 स्क्वायर फीट के 24 है ना, इतने ही होंगे ना। एक फ्लोर पे 6 फ्लैट हैं तो 4 फ्लोर पे कितने होंगे? 24 यूनिट 1070 स्क्वायर फीट के। फिर उसके बाद में एक फ्लैट है 921 स्क्वायर फीट का। अभी तक के जितने भी हमारे प्रोजेक्ट्स हैं उनमें सबसे कॉम्पैक्ट साइज में, सबसे बेहतरीन प्लानिंग में और कम बजट के अंदर अगर 2 BHK है हमारे पास, वो कहाँ पे है? ओरियन क्राउन। तो ये 921 स्क्वायर फीट का 2 BHK फ्लैट है। सबसे कम बजट का 2 BHK फ्लैट हमारे पास में ओरियन पार्क के ओरियन क्राउन के अंदर है, 921 स्क्वायर फीट का। तो ये एक ही फ्लैट है एक फ्लोर पे। तो हमारे पास में इस बजट में, इस साइज में, टोटल इस प्रोजेक्ट में कितने फ्लैट हुए? 4 फ्लैट हुए। अब इसमें जो रोड वाले कॉर्नर्स हैं वो 3 BHK यूनिट्स हैं। जो एक्सट्रीम कॉर्नर 2 BHK के अंदर हम देखते हैं तो एक ए वाला यूनिट है, एक ए वाला यूनिट है। ये है इसका सेकेंड फ्लोर से 4th फ्लोर तक का प्लान। इसमें एक चीज मिस है, पोडियम गार्डन है ना। तो पोडियम गार्डन यहाँ पे मिस इसलिए है क्योंकि यहाँ से लेके 4th फ्लोर तक ये कन्वर्ट हो जाता है OTS में। OTS रविराज सर ने बताया था पहली मीटिंग में, क्या मतलब होता है? ओपन टू स्काई। तो ये वाला जो एरिया है ये OTS में कन्वर्ट हो गया, जो कि लाइट और एयर के वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे स्पेस हमने छोड़ के रखा हुआ है, ठीक है। ये चीज़ उनके लिए काम की है जो अब मैं बताने वाला हूँ, जो साइट विजिट पे करवाते हैं या फिर जो टेबल पे प्रेजेंटेशन देते हैं कस्टमर को ये समझाने के लिए कि कौन सा फ्लैट उनके लिए बेस्ट है। ये चीज़ अब हम उसके ऊपर ध्यान देंगे। इस फ्लैट का एंट्रेंस किधर से शुरू हो रहा है, इसको देखने के लिए आप इसको देख सकते हैं। इस वाले फ्लैट की हम बात कर रहे हैं, यहाँ से अपना एंट्रेंस है, ना कि यहाँ से, ठीक है ना। तो अपना फ्लैट कहाँ से, एंट्रेंस कहाँ से? यहाँ से। तो ये फ्लैट कौन से फेसिंग का हुआ? ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ है या साउथ है? देखो, अगर इधर ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है, तो ये फ्लैट कौन सा फेसिंग हुआ? जिन लोगों ने वेस्ट फेसिंग बोला आप सभी सही है। कई बार कस्टमर आपको ये कंफ्यूज कर सकता है कि यार ये फ्लैट का फेसिंग, मैं इंटर कर रहा हूँ तो मेरा फेस तो जो है ईस्ट की तरफ है तो ये ईस्ट हुआ। नहीं, ये क्या हुआ? ये वेस्ट फेसिंग फ्लैट है ये, ठीक है ना, क्लियर है। तो ये वेस्ट फेसिंग यूनिट है 921 स्क्वायर फीट की। अब इस फ्लैट के अंदर आप देखेंगे तो 14/9 ड्राइंग एरिया और 7/9 का डाइनिंग एरिया। तो हॉल का साइज क्या हुआ? अच्छा, इस हॉल में कोई डिवाइडेशन है क्या? आपको जब कस्टमर को समझाना है कि हॉल आपको काफ़ी बड़ा यहाँ पे मिल रहा है तो डाइनिंग लगाएं या ना लगाएं, उनका हॉल जो है यहाँ से लेके यहाँ तक का है, तो टोटल हमें जो बताना है वो 21/9 का जो है आपका हॉल है। क्या बताना है? 21/9 का हॉल है आपका यहाँ पे, जिसमें आप जो है ड्राइंग एरिया या जो सिटिंग का एरिया आप अपना बना सकते हैं वो 14/9 में, और डाइनिंग अगर आप इंस्टॉल करना चाहते हैं तो 7/9 के अंदर आप कर सकते हैं। ये जब आप टेबल पे समझाते हैं या जब साइट विजिट के दौरान आप बताते हैं तो इन चीज़ों को आपको इस तरीके से प्रेजेंट करना है, ठीक है ना।
फिर उसके बाद में किचन है 7x9 का, इससे लगी हुई यहाँ पे बालकनी आ गई। बालकनी कम वॉश एरिया दोनों ये चीज़ें हैं, क्योंकि इधर की तरफ जो है क्या है ना, इधर बिल्डिंग है। तो कई बार आपके सामने ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि यार साइड में बिल्डिंग है तो हमारा तो पूरा व्यू दब जाएगा, हमारा तो कोई वेंटिलेशन ही नहीं मिलेगा। तो उसके लिए जब आप साइट विजिट के लिए जाते हैं तो सामने ही आपको दो बिल्डिंग्स दिखती है। कौन सी बिल्डिंग है? एक मृगांक है और दूसरा कौन सा है? बिल्डवेल रेसिडेंसी। उन दोनों के बीच में भी फ्लैट्स हैं, लेकिन अगर आप उनको देखोगे, जब कस्टमर को दिखाओगे, तो आपको कहीं ऐसा नहीं लगेगा कि बिल्डिंग बनने के कारण जो है आपका वेंटिलेशन में कुछ दिक्कत आएगी या लाइट या हवा आपको मिलेगा नहीं। ऐसा लगता है क्या? आपने सबने देखा होगा। तो ये उसको वहाँ पे बताना है सामने लाइव खड़े रह के। तो ये यहाँ पे बालकनी कम वॉश एरिया इधर हो गया। 2 बेडरूम्स हैं इस प्रोजेक्ट का के अंदर। ये वाले अपार्टमेंट का यूएसपी ये है कि जनरली 2 BHK के जो फ्लैट्स होते हैं उसमें 2 बेडरूम्स जो होते हैं उनकी वॉल कॉमन होती है। इसमें दोनों की वॉल जो है सेपरेट है और दोनों का साइज सेम है, 11.5x10, 11.5x10 दोनों के बेडरूम साइज ये हैं। ये कॉमन टॉयलेट है, इसके साथ में टॉयलेट और बालकनी दोनों अटैच्ड है। तो कुल मिला के एक 921 स्क्वायर फीट के फ्लैट में हम एक हॉल दे रहे हैं, डाइनिंग एरिया दे रहे हैं, किचन दे रहे हैं, एक बालकनी है, 2 टॉयलेट्स हैं, 2 बेडरूम है और एक बालकनी है। तो एक यूनिट को एक्सप्लेन करने में ही आपको 5 मिनट तो कम से कम लगना चाहिए। ये 921 स्क्वायर फीट का फ्लैट है, ये हॉल है, ये है, वो है, सब तो वो भी देख सकता है। एक्चुअल में कस्टमर यहाँ पे समझने के लिए क्यों आता है? आप जब कस्टमर किसी इंक्वायरी को आप कॉल करते हैं और उसके बाद में वो कहता है कि आप मुझे डिटेल्स भेजिए, तो क्या उसे ये आप भेजते हैं तो उसको समझ में नहीं आ रहा है? वो यहाँ पे साइट विजिट के दौरान आपसे मिलना इसलिए चाहता है क्योंकि इस प्रोजेक्ट को बनाने के पीछे आपकी थॉट प्रोसेस क्या रही वो मुझे बताओ, वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आपने क्या सोच के इस फ्लैट को इस तरीके से डिजाइन किया? हम क्या बताते हैं? यही बताते हैं ना साइट विजिट के दौरान। जो उसको नहीं दिख रहा है, जो हमने ब्रोशर में नहीं लिखा है, वो उसको वहां पे समझाना है। फिर आ जाता है ये 1070 स्क्वायर फीट का फ्लैट। ये रेडी पोजीशन फ्लैट है। ये देखा है सभी ने? जवाब आपके सामने ही है। अगर आपको कोई कस्टमर कहता है कि क्या आपकी ये बिल्डिंग में डेमो यूनिट है, तो आप जनरली जिसको जानकारी का अभाव होगा वो क्या कहेंगे? नहीं, बिल्डिंग में तो अभी पहली फ्लोर डल रही है, इस वजह से इसमें डेमो अभी नहीं बना, ये डेमो बनेगा 6-8 महीने के बाद में। ये बोलेंगे ना सभी। आप इसकी प्लानिंग को ध्यान से देखिए। इसमें एंट्रेंस कहाँ से आ गया? यहाँ से हम एंट्री कर रहे हैं। ड्राइंग एरिया आपका 10.5x14 का हो गया। उसके बाद में डाइनिंग एरिया 6.5x8 का। इधर किचन है 10.5x6 का। इसके पास में बालकनी है। इधर ये टॉयलेट आ गया, 2 बेडरूम इधर की तरफ है और ये एक बड़ा सा बालकनी और इधर की तरफ टॉयलेट आ गया। ये प्लानिंग अगर आप देखेंगे तो आपको ओरियन ग्रैंड की याद आ रही है। देखिए सबने ओरियन ग्रैंड का 2 BHK यूनिट। साइज में थोड़ा सा प्लस माइनस है, प्लानिंग तो ऐसी ही है ना। तो अगर आपको किसी कस्टमर को लाइव विजिट करानी हो कि मुझे इस फ्लैट में किस टाइप की प्लानिंग मिलेगी, तो आप दोनों फ्लोर प्लान को साथ साथ रख के और वो प्रोजेक्ट भी आप विजिट करा सकते हैं। उससे 2 विजिट्स आपकी हो जाएगी, क्राउन भी हो गया, ग्रैंड भी हो गया, और कस्टमर को भी प्लानिंग समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में ये एग्जीक्यूट किस तरीके से होने वाला है। क्वालिटी भी देख लेगा, फ्लैट का डायग्राम भी देख लेगा, एक्चुअल भी देख लेगा, सारी चीज़ें हो जाएगी वहाँ पे। तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी है कि हमारे पास में स्ट्रेंथ क्या है, हमारी क्या है, कितने प्रोजेक्ट्स हैं हमारे पास में, सिमिलर टाइप की कितने प्रोजेक्ट्स के अंदर हमारे पास में इन्वेंट्री बन चुकी है, उस वो भी एक ट्रस्ट जो है ट्रांसफ़र करता है कस्टमर के माइंड में। मैं जो कहता हूँ कि सर ये हमारा 6ठे से 7वां प्रोजेक्ट है जिसमें यही प्लानिंग हमने रिपीट किया है। अगर किसी ने मेरे साथ में साइट विजिट किया है, जब मैं कस्टमर को करवाता हूँ तो मैं ये लाइन ज़रूर बोलता हूँ। उसकी वजह से क्या होता है कि लगभग सैकड़ों लोगों ने इस प्लानिंग को अप्रूव किया है और इसके अंदर कोई ऐसी खामी नहीं है कि इसके अंदर कुछ बदलाव किया जा सके, है ना। तो ये वाली प्लानिंग हमारी जो है क्राउन में है, ग्रैंड में है, गैलेक्सी में भी है और ओरियन स्टार में, प्लेनेट के अंदर भी है ना। तो यही प्लानिंग है। आपके पास में डेमो दिखाने के लिए एक प्रोजेक्ट नहीं, बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं। चलिए, ये है इसका 3 BHK का यूनिट। टोटल इसमें 3 टाइप के कॉन्फ़िगरेशन है क्राउन के अंदर। कॉन्फ़िगरेशन कितने हो गए हमारे, मतलब कितने प्रकार के फ्लैट है हमारे पास? 3 प्रकार के, जिसमें 2 टाइप के हो गए, 2 2 BHK के हो गए और एक 3 BHK का हो गया। ये सबसे बेहतरीन प्लानिंग अभी तक हमारे पास में 3 BHK में हम देखें तो एक कंप्लीट प्लान बिना माइग्रेट किए हुए, दोनों को मर्ज किए बिना जो है, एक अगर कोई कंप्लीट प्लान है तो वो यहाँ पे क्राउन के अंदर है। ये 3 BHK का 1510 स्क्वायर फीट का फ्लैट है। ये इसका एंट्री कहाँ से है? यहाँ से इसका एंट्रेंस है। एंट्रेंस के साथ में ये वाला जो एक एरिया है हमने दिया वो है शू रैक के लिए। मतलब आपके फ्लैट के अंदर ही आपका शू रैक, फाउंटेन वगैरह जो आप एक एंट्री के टाइम पे
लगाना चाहे वो यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद में ये ड्राइंग एरिया आपका आ गया 10.5 बाय 16.5 का, मतलब ये जो ड्राइंग एरिया है, अगर आपने ग्रैंड का हॉल आपने देखा होगा 2 BHK का, तो सेम साइज है, ठीक है ना। 8 से 10 लोगों की सीटिंग कैपेसिटी के साथ में यहाँ पे आप सोफा इंस्टॉल कर सकते हैं। 7.5 बाय 10 का जो है आपका यहाँ पे डाइनिंग एरिया आ गया, इधर किचन है। अगर आप ये वाला पोर्शन हटा दें, अगेन ये वही 2 BHK यूनिट हो जाता है। तो अगर आपने 2 BHK का कोई सैंपल यूनिट किसी दूसरे प्रोजेक्ट में आपने विजिट कराया है, तो ये पोर्शन तो कस्टमर देख ही चुके हैं। ये वाले पोर्शन में आपको इतनी अच्छी चीज़ मिल रही है कि 14 बाय 9.5 का आपको हॉल के साइज़ का यहाँ पे बेडरूम है। क्या बोलना है? हॉल के साइज़ का बेडरूम यहाँ पे आपको मिल रहा है, क्योंकि कई सारे 1 BHK यूनिट के अंदर ये साइज़ हॉल का होता है। ये हॉल के साइज़ का यहाँ पे बेडरूम आपको 14 बाय 9.5 का मिल रहा है। इधर टॉयलेट और बालकनी अटैच्ड है। प्लानिंग सेम है जो कि 2 BHK में है, वो वाला पोर्शन इसमें एड अप हो गया। लगभग संखेश्वर सिटी के अंदर जितनी भी बिल्डिंग्स बनी हुई है, सब में रूफ जो है वो लॉक रहता है, कॉमन एक्सेस नहीं है वहाँ पे। यहाँ पे रूफटॉप पे भी जो है एमिनिटीज़ यहाँ पे डेवलप हुई है, गज़ीबो है, गार्डन्स है यहाँ पे, और रूफटॉप सभी के लिए ओपन रहेगा। तो आप किसी भी सीज़न का जो है यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं। इस तरीके से हमें कस्टमर को एक्सप्लेन करना है कि रूफटॉप का क्या बेनिफिट है उनके लाइफ में, ठीक है। वहाँ पे रहेंगे तो ये रूफटॉप का काफ़ी अच्छा यूटिलाइजेशन वहाँ पे हो सकता है। तो ये रूफटॉप यहाँ पे जो है सिर्फ ओपन ही नहीं है, ये डेवलप्ड भी है। ये है कम्युनिटी हॉल जो हमारा ग्राउंड फ्लोर पे बनेगा। इसका पार्किंग प्लान भी आ चुका है, जिसमें आपको फ्लैट की पार्किंग, कम्युनिटी हॉल किस साइज़ का रहेगा, वो सारी चीज़ें। तो ये कम्युनिटी हॉल जो है आपका लॉबी के सामने की तरफ है, मतलब ये जो इसका गेट है, अगर आपने बिल्डवेल रेसिडेंसी देखा होगा ना, तो साइड में स्टेयर्स हैं, लेफ्ट हैंड पे मंदिर आ गया, और राइट हैंड पे जो है आपका कम्युनिटी हॉल है, सेम ऐसा ही है। अगर आप एंट्री कर रहे हैं तो कॉरिडोर आया, लेफ्ट हैंड पे जो है आपको स्टेयर्स मिल गई, और राइट हैंड पे जो है आपको कम्युनिटी हॉल मिलेगा। कम्युनिटी हॉल का साइज़ जो है 15.5 बाय 17 का है साइज़ इसका। ये आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, इधर की तरफ लिफ्ट आ गया, इधर साइड में स्टेयर्स हैं, और इधर ये कम्युनिटी हॉल के लिए एंट्रेंस है। इसमें स्पेसिफिकेशंस पे भी हमें जोर देना है। देखिए, बिल्डिंग हर कोई बनाता है, बेचता हर कोई है, कोई बेच के और समय से पहले बाहर निकल जाता है, और कोई जो है 2-2 3-3 साल तक उस प्रोजेक्ट के ऊपर जो है स्ट्रगल करते रहते हैं। तो क्या फ़र्क है? तो कुछ लोग जो है उनको पता नहीं है कि वो क्या बताना है, किस तरीके से उसको प्रेजेंट करना है, और जो कर जाते हैं तो उनके साथ उनके काम वहाँ पे हो जाते हैं। तो इसमें अगर हम देखें तो जो हमारे पास में ब्रांड्स हैं, जैसे सीपी फिटिंग जगुआर और प्लम्बर का है, लिफ्ट जॉनसन, सैनिटरी वेयर जो है सेरा पेरीवेयर के हैं, स्विचेस जो है एंकर, आरआर और पॉलीकैप की वायरिंग्स हैं, 4x2 की डिजिटल टाइल्स है इसके अंदर, पेंट जो है एशियन का हम लोग यूज़ कर रहे हैं। तो ये सारे ब्रांड्स आपने सभी ने पहले नाम सुना है इनका, तो बहुत वेल नोन ब्रांड्स हैं ये, जो कि हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। कोई स्टैंडर्ड या लोकल ब्रांड्स का यहाँ पे चीज़ नहीं है। तो आपको अगर प्रॉपर तरीके से चीज़ों को कन्वे करना है तो इन ब्रांड्स के साथ में आप करेंगे तो आपको ईजी होगा, और कस्टमर को भी अच्छे तरीके से आप समझा पाएंगे, उसमें उसको भी अच्छे तरीके से समझ में आएगा। जो रेलिंग के अंदर यहाँ पे हमारे ग्लास लग रहे हैं, जो बालकनी में लगेंगे और बाउंड्री पे, वो भी टफन ग्लास यहाँ पे रहेगा। तो ये सारी चीज़ें जो है हमें स्पेसिफिकेशंस बताना है। ये इसका पेमेंट प्लान है। देखिए, हर प्रोजेक्ट का एक पेमेंट प्लान होता है, इसको आप नोट करके रख लें। यहाँ पे आपके सामने है प्लिंथ लेवल, यानी कि बुकिंग जब हुआ था यहाँ पे, तब हम 10% इसमें बुकिंग अमाउंट लेते थे, 20% अमाउंट जो है हमने प्लिंथ लेवल पे लिया। उसके बाद में पहली फ्लोर की छत यहाँ पे डल चुकी है, ग्राउंड फ्लोर की छत डल चुकी है, तो ये प्रोजेक्ट का स्टेज क्या हो गया, 40%। तो अभी अगर कोई कस्टमर आपको कहता है कि मुझे जो है इसमें बुकिंग करना है और पेमेंट कंडीशन आप बताइए, तो आपको ये कहना है कि प्रोजेक्ट का करंट स्टेज जो है वो 40%, और रेस्ट अमाउंट आपको इस प्लान के हिसाब से देना है कि दूसरा छत डलेगा तो 10%, तीसरा डलेगा तो 10, चौथा डला तो 10, पाँचवा डला तो 10। इसमें कन्फ्यूज़ आपको इसलिए नहीं होना है। अगर कोई बिल्डिंग 4 फ्लोर की है तो टोटल 5 छत डलती है, 6 फ्लोर की है तो कितनी डलेगी, 7 डलेगी, है ना। तो इसमें ये 4 फ्लोर की है तो टोटल 5 छत इसमें डलेगी। तो 10-10% के हिसाब से ये स्लैब है। ब्रिक वर्क और प्लास्टर पे 7%, फ्लोरिंग इलेक्ट्रिकल्स पे 7%, और पोजेशन के टाइम ये थोड़ा सा, पोजेशन के बजाय हम इसको रजिस्ट्री करें, पोजेशन या रजिस्ट्री, रजिस्ट्री के बाद ही पोजेशन आता है। तो रजिस्ट्री के टाइम पे जो हमें ये 6% यहाँ पे लेना है। अब नेक्स्ट प्रोजेक्ट की तरफ हम लोग जाते हैं। कौन सा प्रोजेक्ट आपको दिख रहा है सामने? आज इसलिए इस प्रोजेक्ट को डिस्कस करना है जो आपके सामने है, क्योंकि प्रोजेक्ट
में 36 फ्लैट हैं। 36 फ्लैट किस में, उसमें भी है, क्राउन में भी है, और 36 इसमें भी है ओरियन ग्रैंड के अंदर। इसमें 36 में से 33 यूनिट जो है सोल्ड आउट हो चुकी है। इसमें 1 और 2 BHK के यूनिट्स थे, 33 यूनिट जो है सोल्ड आउट हो चुकी है। 3 यूनिट्स जो हैं वो 2 BHK की है, वो बची हुई है। तो उसको हम सभी को मिलके जो है इस महीने के अंदर क्या करना है ना। तो ये है अपना ओरियन ग्रैंड। सभी ने लोकेशन देखा है क्या? जिसने नहीं देखा है तो हमारे ऑफिस के ठीक पीछे वाली जो रोड है, जिसको कहते हैं कुछ लोग करोल बाग वाली रोड, कुछ कहते हैं न्यू विजयनगर वाली रोड, कुछ कहते हैं कालिंदी गोल्ड वाली रोड, और तीनों ही रोड का जो नाम है वो सही है, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो जो आपको सामने वाला बोल रहे हैं तीनों में से वो तीनों सही है। तो ये जो प्रोजेक्ट है हमारा करोल बाग के पास में, ये इसका एलिवेशन जो है इसका काफ़ी पसंद किया गया था। जब ये प्रोजेक्ट मतलब अस्तित्व में भी नहीं आया था, सामने दिख भी नहीं रहा था, लेकिन इस एलिवेशन को देख के जो है कस्टमर्स आते थे कि यार ये एलिवेशन हमने देखा था, ऑनलाइन देखा था, किसी ने पोर्टल्स पे देखा था, किसी ने व्हाट्सएप पे भेजा था, बोले यार ये सभी में बहुत डिफरेंट है। तो एलिवेशन को लोगों ने जो है काफ़ी पसंद किया इसमें, और इसी की वजह से जो है बिल्डिंग को अगर कोई अगर HR ग्रीन वाली रोड से आता है, सबने देखी वो रोड है ना, HR ग्रीन वाली तरफ से आप अगर आएंगे तो ये वाली बिल्डिंग और इसके पास में 2 बिल्डिंग और आपको दिखेगी। तीनों में ये वाला बिल्डिंग तो जो है आपको काफ़ी अलग दिखेगा एलिवेशन के मामले में, बहुत सारी चीज़ों में। तो ये अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, ये दिखता भी है सामने से। इसमें 1 और 2 BHK के यूनिट्स थे, जिसमें 1 BHK तो सारे सोल्ड आउट हो चुके हैं। 2 BHK के 3 यूनिट्स इसके अंदर हैं अवेलेबल। ये दिख रहा है आपको, ये है इसका पार्किंग प्लान। आप जैसे इंटर करते हैं तो ये इसका जो सामने का रोड है, ये वाला, ये इसका फ्रंट फेसिंग रोड है। तो बिल्डिंग के सामने से रोड, और रोड के अपोजिट साइड में एक प्रोजेक्ट है। कौन सा है वो? न्यू विजयनगर। तो ये न्यू विजयनगर के ठीक सामने ये प्रोजेक्ट है। इसमें एंट्री हमें यहाँ से मिल रही है, यहाँ पे वॉचमैन का केबिन बना हुआ है। उसके बाद में ये गार्डन है, और ये जो है आपका कॉरिडोर है एंट्री के लिए। ये सारे जो है पार्किंग लॉट्स हैं। 2 BHK को यहाँ पे अलॉटेड कार पार्किंग है, 1 BHK के लिए नहीं थी। तो अब जो बचे हैं वो 2 BHK ही है, तो यहाँ पे उनको अलॉटेड कार पार्किंग यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ से एंट्री करते हैं तो एक लिफ्ट इधर है, दूसरा इधर की तरफ है। ये दोनों लिफ्ट इंस्टॉल हो चुकी है। उसके बाद में यहाँ पे मंदिर है। मंदिर के लिए मूर्ति भी आ गया है। तो अगर आप कहेंगे कि यहाँ पे कौन से भगवान विराजेंगे, कस्टमर्स पूछते भी है, तो यहाँ पे शिव परिवार जो है स्थापित होने वाला है। तो यहाँ पे जो मंदिर है तो यहाँ पे शिव परिवार आएंगे। उसके बाद में पीछे की तरफ यहाँ पे स्टेयर्स आ गई, और ये है सर्वेंट रूम, ये वाला। अभी ये 2 यूनिट्स अवेलेबल है, T1 और T2। इसका कंप्लीट फ्लोर प्लान आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ से आप मतलब ये इधर की तरफ रोड आ गई, ये 2 स्टेयर्स से आप जैसे ही जाएंगे तो ग्राउंड फ्लोर पे से आप ऊपर जाएंगे। फर्स्ट फ्लोर पे यहाँ पे आ गया इसका पोडियम गार्डन। पोडियम गार्डन भी बन गया, इसमें फाउंटेन भी लग गया है, सीट आउट लगना इसमें बाकी है, तो फाउंटेन भी यहाँ पे लग चुका है। और अब जो फ्लैट्स अवेलेबल है ना, फर्स्ट फ्लोर पे 2 नंबर है, और सेकंड फ्लोर पे 1 और 2 नंबर दोनों है। तो यहाँ पे जो अवेलेबिलिटी है वो आप लोग लिख लें। फर्स्ट और सेकेंड फ्लोर पे, फर्स्ट फ्लोर पे एक फ्लैट है 102 नंबर का, और सेकेंड फ्लोर पे 201 और 202 नंबर का यूनिट यहाँ पे अवेलेबल है। पीछे की तरफ यहाँ पे जो है कॉलोनी है। कॉलोनी कौन सी है? कल्याण संपत ऑर्चिड। जैसे ओरियन क्राउन है शंखेश्वर सिटी के अंदर, ये वाला जो प्रोजेक्ट है ये कल्याण संपत ऑर्चिड में। कल्याण संपत ऑर्चिड का एक काफी खूबसूरत सा और बड़ा सा गार्डन है जो कि इस लोकेशन पे यहाँ पे, और यहाँ से जो है गार्डन विजिबल है। हालांकि पीछे की तरफ जो है प्लॉट्स हैं बंगलों के लिए, लेकिन अभी वहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्ट हुआ नहीं है। तो इस फ्लैट से जो है गार्डन्स भी काफ़ी अच्छे तरीके से दिखते हैं। तो गार्डन फेसिंग फ्लैट यहाँ पे होगा। ये फ्लैट की अगर हम दिशाओं की बात करें तो फर्स्ट फ्लोर पे जो अवेलेबल है वो फ्लैट है वेस्ट फेसिंग। फर्स्ट फ्लोर पे जो उपलब्ध है 102 नंबर वो वेस्ट फेसिंग है, और सेकंड फ्लोर पे 201 नंबर ईस्ट फेसिंग है, और 202 नंबर वेस्ट फेसिंग फ्लैट हुआ। तो कुल मिला के 3 फ्लैट है। ये इसका 2 BHK का फ्लोर प्लान। एंट्री हम लोग यहाँ से करते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया था कि 15.5 बाई 10 का जो है हॉल जो यहाँ पे है वही क्राउन के अंदर भी मिल रहा है ना। तो सेम साइज़ यहाँ पे है 15.5 बाई 10 का। डाइनिंग आपका 9 बाई 10.5 का आ गया, काफ़ी स्पेशियस है। प्लानिंग आप देख रहे होंगे जो अभी मैंने आपको बताई थी उसके जैसे यहाँ पे है कि हुआ। 6.5 बाई 10 का यहाँ पे किचन है, और बालकनी, वॉश एरिया, 2 बेडरूम्स है यहाँ पे,
12.5 बाय 10 दोनों का बेडरूम साइज सेम है। इसके साथ में टॉयलेट और बालकनी अटैच्ड है और इसके साथ में यहाँ पे बड़ी सी बालकनी। इसमें जो यूएसपी अपने प्रोजेक्ट का वो ये है कि यहाँ पे बालकनी जो है हर फ्लैट के हॉल के अंदर, किचन में, दोनों बेडरूम में दिया हुआ। अगर आपने विजिट कराया है और जिसने भी विजिट कराया है तो उसको पता होगा कि कस्टमर को ये सबसे ज़्यादा पसंद आता है, ये वाला, है ना। तो ये है हमारा फ्लैट 2 BHK का, 57,50,000 इसका प्राइस है, जिसमें MPB और मेंटेनेंस नवंबर 2024 तक का इसमें इंक्लूड है। मेंटेनेंस का ध्यान रखें, 1 साल नहीं बोलना है। क्या बोलेंगे? नवंबर 2024 तक का ही है इसमें। 1 साल बोलेंगे तो फिर बाद में दिक्कत हो जाएगा। तो ये यहाँ पे ये 3 यूनिट्स हैं, इसको सेल आउट करना है फटाक से, क्योंकि सबसे बड़े यूनिट्स अगर हम 2 BHK में देखें तो यहीं पे है। देखिए, जिसने अभी तक फ्लैट विजिट नहीं किया है उसके लिए मैं बता दूं कि ये वाला जो हमारा, हालांकि थोड़ा सा जब फिनिशिंग स्टेज पे था तब के ये फ़ोटोज़ हैं। ये हॉल है इसका, ओरियन ग्रैंड का, ये दिख रहा है। ये यहाँ से एंट्री है तो ये हॉल हो गया पूरा इसका। ये डाइनिंग एरिया, इधर की तरफ किचन है, ये वाला किचन पार्ट आ गया। ये बालकनी, ये यहाँ पे गार्डन आपको दिख रहा है ना, इस गार्डन की मैं बात कर रहा था आपसे। उसके बाद ये कॉमन टॉयलेट यहाँ पे आ गया। ये वाला बेडरूम जो है बड़ी बालकनी के साथ में आता है, जिस बालकनी से यहाँ पे गार्डन का भी व्यू आपको मिलता है। तो इधर भी बालकनी और इधर की तरफ विंडो है, तो पूरा क्रॉस वेंटिलेशन है इसके अंदर। आप खुद जाके देखें और उसको एक्सपीरियंस करें। और ये मास्टर बेडरूम है, टॉयलेट और बालकनी दोनों इसमें अटैच्ड है। अच्छा, क्राउन और ग्रैंड को लेके, ग्रैंड में जो रजिस्ट्री वैल्यू है वो 2500 रुपये स्क्वायर फीट है। क्राउन में था 2200 रुपये, इधर है 2500 रुपये स्क्वायर फीट। तो IDA का जो MR12 है वो कौन सी स्कीम के अंदर आता है? TPS एट स्कीम के अंदर आता है। यहाँ पे महेश जी, सबसे अच्छी बात यह है कि वहाँ पे IDA जो है स्पोर्ट्स एम्यूनिटीज़ भी डेवलप कर रहा है। बहुत सारे लोग आपसे पूछेंगे क्राउन के लिए भी और भी प्रोजेक्ट के लिए कि यहाँ पे नर्मदा लाइन है या नहीं है ना। तो नर्मदा का जो है वाटर टैंक काफ़ी बड़ा यहाँ पे बन रहा है TPS 8 के अंदर ही। जब वो बन जाएगा उसके बाद में यहाँ से लगी हुई जितनी भी कॉलोनीज़ हैं, जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, सभी में जो है कनेक्शन बन जाएगा। मैक्स टू मैक्स आप मान के चलो कि 4 से 5 साल के अंदर जो है यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं वो सब एग्जीक्यूट हो जाएगी, है ना। तो स्पोर्ट्स एम्यूनिटीज़, जो लोग आपसे ये पूछते हैं कि यहाँ पे यार एम्यूनिटीज़ नहीं है, तो कहना कि एक प्राइवेट बिल्डर आपको ज़्यादा एम्यूनिटीज़ दे सकता है या गवर्नमेंट आपको ज़्यादा अच्छी और बड़ी साइज़ में दे सकती है? कौन देगा? गवर्नमेंट देगी। तो आपके प्रोजेक्ट के ठीक सामने तो IDA ने इतना बड़ा प्लान लेके आए कि वहाँ पे TPS 8 स्कीम के अंदर जो है आपको वाटर सप्लाई टैंक, देन उसके बाद में गार्डन्स, स्पोर्ट्स एम्यूनिटीज़, ये सारी चीज़ें वहाँ पे बन रही है, जो कि वहाँ पे वॉल के ऊपर लिखा हुआ भी है। ध्यान दिया है? बाउंड्री वॉल पे लिखा हुआ भी है, न्यू विजयनगर की बाउंड्री वॉल पे। तो वो चीज़ भी हमको पता नहीं है। इस प्रोजेक्ट के अंदर जो ये 2 BHK के यूनिट्स हैं ये सभी कॉर्नर फ्लैट हैं। मतलब अभी तक जो मुझे रिस्पॉन्स वहाँ पे देखने को मिला है ना, तो फ्लैट के अंदर जाने के बाद में या बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर या सेकेंड फ्लोर पे जब कस्टमर इंटर करता है, तो जो जेन्युइन कस्टमर है, जो क्वालिटी को या बहुत सारे प्रोजेक्ट को घूम चुका होता है ना, तो उसका यही एक्सपीरियंस उन्होंने शेयर किया कि बोले यहाँ पे फ्लैट जैसा फील नहीं आ रहा है, एक बंगलो जैसा फील आ रहा है। मतलब यहाँ पे वेंटिलेशन को लेके कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर फ्लैट अलग अलग सेपरेट है, जुड़ा हुआ है तो सिर्फ लॉबी से, बाकी पूरा फ्लैट जो है सेपरेट है, सेपरेट यूनिट्स हैं। फ्लोर प्लान सभी ने देख लिया था ना इसका? ठीक है। प्रोजेक्ट को सेल करने के लिए सबसे पहले क्या ज़रूरत पड़ती है हमें? कोई भी अगर आपके पास में प्रोजेक्ट आया तो सबसे पहली ज़रूरत हमें क्या पड़ती है? नॉलेज, और बोलते जाओ, स्किल्स, और क्लाइंट कन्विंसिंग पावर, और मार्केटिंग, कम्युनिकेशन, और लीड। जोरदार तालियां। इन्होंने भी क्लाइंट बोला, इन्होंने लीड बोला, उन्होंने क्या बोला था? कस्टमर, जो भी। तो जोरदार तालियां इन सभी लोगों के लिए। सही बात है, आप स्किल्स का, कम्युनिकेशन का, नॉलेज का, इन सभी का यूज़ तभी कर पाओगे जब आपके पास में क्लाइंट आएगा। अब क्लाइंट आपके पास में आए और वही क्लाइंट आए जो आपके प्रोजेक्ट के लिए सुटेबल हो, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? मार्केटिंग करना पड़ेगा, प्रमोशन करना पड़ेगी, ब्रांडिंग करना पड़ेगी, कस्टमर को अप्रोच करना पड़ेगा, आपका प्रोडक्ट उन तक पहुंचे, ऐसा कुछ काम करना पड़ेगा। सही है ना श्याम सर? तो अब हमें यह देखना है कि किस तरीके से हम मार्केटिंग कर सकते हैं, किस तरीके से प्रमोशन कर सकते हैं जिससे आपके पास में क्लाइंट्स आए। तो मार्केटिंग क्या होती है? किस तरीके से आप अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करें, प्रॉपर्टीज़ को, जो कि पोटेंशियल बायर्स तक जाएं। शायद वो हो सकता है कि आप एडवर्टाइजिंग के माध्यम से करें, सोशल मीडिया के माध्यम से करें, या कुछ और भी ऐसी स्ट्रेटजीज हो सकती है जिसके माध्यम से आप उन तक अप्रोच करना चाहते हैं।
दूसरा होता है ब्रांडिंग। ब्रांडिंग जो है ये वो चीज़ होती है जिसकी वजह से आपकी या आपकी कंपनी की या आपके प्रोजेक्ट की जो है एक यूनिक आइडेंटिटी मार्केट के अंदर स्थापित हो। यूनिक यानी कि जो बाकी से अलग हो, कुछ है ना डिफरेंट हो, वो चीज़ आपको यहाँ पे करनी होती है। ये होता है मार्केटिंग और ब्रांडिंग। तो जब आप मार्केटिंग करें तो उसके लिए सबसे पहली चीज़ की ज़रूरत पड़ती है कि आप अपने प्रॉपर्टीज़ के बारे में जान लें कि वो क्या है। प्रॉपर्टीज़ बोले तो आपके प्रोजेक्ट है ना, उसके बारे में जान लें कि ये प्रोजेक्ट क्या है, उसमें किस तरीके के बायर आ सकते हैं, किस लोकेशन के लोग आ सकते हैं, उसकी इनकम प्रोफाइल क्या होनी चाहिए, वो क्या माइंडसेट रख के चलता है, वो सारी चीज़ें जो है आपको यहाँ पे आपको अपनी प्रॉपर्टी के बारे में पूरी जानकारी यहाँ पे होनी चाहिए कि आपके जो प्रोजेक्ट्स हैं वो क्या है। फ्लैट है तो फ्लैट किस टाइप के हैं, प्लॉट है तो किस टाइप के हैं, कमर्शियल प्रीमाइसेस है तो वो किस टाइप के हैं। आइडेंटिफाई योर टारगेट ऑडियंस, जो कि पहली मैंने आपको क्लियर कर दिया कि आपको पता होना चाहिए कि आपका प्रोडक्ट जो है कौन खरीदेगा। आप प्रीमियम विस्टा का जो प्रोडक्ट है या बिल्डवेल एमिनेंस का जो प्रोडक्ट है वो किसी ऐसे एरिया में जाके बेचेंगे जहाँ पे लोग जो है डेली के खर्चे के लिए स्ट्रगल करते हैं, या उन लोगों तक आप पहुँच गए जो कि अभी स्टूडेंट है, उन लोगों तक पहुँच गए जो कि अभी फ्रेशर है, तो आपका प्रोडक्ट बिकेगा क्या? नहीं बिकेगा। आप अगर एक दिन में 100 विजिट भी करा दें, 1000 कॉल भी कर लें, तब भी वो चीज़ नहीं आएगी। तो हमें जो है हमारी टारगेट ऑडियंस तक जो है पहुँचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो उसके लिए आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगी आपकी ऑडियंस। अभी जो मैंने बात किया कि आपके प्रोजेक्ट की यूएसपी आपको पता होना चाहिए, ये वो पॉइंट्स हैं जो कि आपको कंपटीशन से अलग करते हैं। संखेश्वर के अंदर 4 बिल्डिंग्स और भी बन रही है, लेकिन क्या जो क्राउन का यूएसपी है वो और भी किसी का हो सकता है क्या? सभी बिल्डिंग्स के आगे पीछे साइड से जो है वो रोड जा रही है क्या 3 तरीके की? सभी बिल्डिंग्स जो है 2 तरफ कॉर्नर है क्या? सारी बिल्डिंग गार्डन फेसिंग है क्या? नहीं है ना। तो ये यूएसपी है जो कि आपको अलग बनाएगी। हर बिल्डिंग में 1 BHK और 2 BHK का फ्लैट है, हमारे पास 2 और 3 BHK का फ्लैट है, तो एक जेंट्री वाइज एक यूएसपी हमारे पास में आ जाता है जो कि बाकी जगह नहीं मिलेगा। तो ये आपको पता होना चाहिए कि आपके जो प्रोजेक्ट्स हैं उसकी यूएसपी क्या है। तो ये आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, हर प्रोजेक्ट का एक यूएसपी होता है, तो उसको आप अपने दिमाग में बिठा लें। उसके बाद में ऑनलाइन प्रेजेंस, कहते हैं जो ऑनलाइन नहीं है ना वो व्यापार में नहीं है। आज की डेट में अगर आपका बिजनेस ऑनलाइन नहीं है ना तो आप बिजनेस में नहीं है। कौन कौन मानता है इस बात को? सब मानते हैं, जो दिखता है वही बिकता है। अब एक बात बताइए, किसका किसका फेसबुक पे पेज है? कौन कौन उस पेज को रेगुलरली अपडेट करता है? और लास्ट अपडेट 2 या 3 दिन पहले किसने किसने किया था? देखो, जैसे जैसे सवाल आगे बढ़ते जा रहे हैं हाथ कम होते जा रहे हैं। क्यों ऐसा है? फर्क आपको ठीक सामने दिखेगा। देखो, सिर्फ पेज बनाने भर से काम नहीं चलेगा। आपके पास में ना तो कंटेंट की कमी है ना क्रिएटिव की कमी है, बस इतना सा काम करना है। तो इसकी वजह से आपकी ऑनलाइन प्रेजेंस यहाँ पे बनी रहती है। अब अगर आप इसको डे बाय डे भी आप अगर अपडेट करें तो हमारे पास में 12 प्रोजेक्ट है। कितने हैं? और अगर एक दिन में एक प्रोजेक्ट की भी पोस्ट आप अगर करते हैं वहाँ पे, तो एक ही प्रोजेक्ट महीने भर में रिपीट होगा। बस ऑनलाइन प्रेजेंस आपको रखना है। ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। यूटिलाइज हाई क्वालिटी विजुअल्स। विजुअल्स का क्या मतलब हुआ? क्रिएटिव्स। कई बार मैंने पहले भी बोला है कि हम ऐसे फोटो यूज करते हैं जिसके अंदर समझ में नहीं आता कि फोटो है काय का एक्चुअल, है ना। तो कई बार ऐसी चीज होती है, तो हमें जो फोटो यूज करना है ना वो अच्छी क्वालिटी की फोटो उसमें यूज करें, अच्छे क्रिएटिव्स यूज करें। हालांकि अब उसके लिए जो पूजा जो है रेगुलर बेस पे वो चीज़ों को करते रहती है कि आपको आप जो पोस्ट डालें तो एक ब्रांडेड दिखे। ऐसा नहीं कि ये चीज़ें क्यों होती है, क्योंकि आप अकेले नहीं है इंदौर के रियल एस्टेट मार्केट में जो कि प्रॉपर्टी का काम कर रहे हैं श्याम सर। आप अकेले नहीं है, आपके साथ में यहाँ पे इंदौर के अंदर लगभग 1 लाख से ज़्यादा रियल एस्टेट ब्रोकर्स जो हैं जो कि रजिस्टर्ड है। आप सब लोगों से आपको अलग अगर दिखना है तो ब्रांडेड कंटेंट कौन कितने लोग डालते हैं, तो उसमें 90% यूँ ही आउट हो जाएंगे। तो अपने मन से ही कैनवा पे जाके कुछ फोटो नहीं बना लेना है, वो काम नहीं करना है। यहाँ पे ऑलरेडी एक अच्छे तरीके से जो है बिल्कुल अच्छी क्रिएटिव्स आपको मिलती है, अच्छी क्वालिटी की इमेजेस आपको मिलती है, वही आपको पोस्ट करना है। इसकी वजह से आपका जो पोस्ट है ना वो आई कैचिंग दिखेगा और आपके पेज की भी जो वैल्यू है वो भी बढ़ेगी। क्राफ्ट कंपेलिंग प्रॉपर्टी डिस्क्रिप्शन। अच्छा, कई बार हमें फोटो तो मिल जाता है, लिखे क्या ये समझ में नहीं आता है, तो कुछ लोग सिर्फ अपना नंबर डाल के छोड़ देते हैं, कॉल, बाकी तो सारा है ही फोटो में देख लेगा अगला है ना। तो ऐसा नहीं करना है। अब आपको जो है कंटेंट भी यहीं से आपको मिलेगा, ऑफिस से आपको कंटेंट भी मिलेगा, डिस्क्रिप्शन भी मिलेगा कि आपको क्या पोस्ट करना है, ताकि कंटेंट और डिस्क्रिप्शन को देख के कस्टमर ये अंदाजा नहीं लगा सके कि आपकी एजुकेशन क्या है,
आपका बैकग्राउंड क्या है, वहीं पे समझ जाता है आप किस तरीके से लिख रहे हैं उसको। आपके फ़ॉन्ट से, आपके शब्दों से बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाती है। आप खुद कोशिश करना, एक बार मार्केट प्लेस पे जाना फेसबुक पे, वहाँ पे बहुत सारे आपको ऐड दिखेंगे। आप अगर उनको देख के आपको ये लगता है कि यार ये क्या डाल रहा है, इसको डालने की भी समझ नहीं, तो अगर हमने भी कुछ ऐसा डाला है तो हमारे बारे में भी कुछ ऐसी बात हो रही होगी, है ना। तो डिस्क्रिप्शन जो है आपके पास में होगा अब, और अभी तक जितने भी डिस्क्रिप्शन है, आपको अगर सर्च करने में आसानी नहीं होती है, थोड़ी सी मुश्किल आती है कि यार वो डिस्क्रिप्शन कहाँ पे मैं जाके ढूंढूं उसको, तो 2 टूल्स आपको मैं बता रहा हूँ। 2 टूल्स हैं जहाँ पे आप जो है अपने डिस्क्रिप्शन को सेव करके रख सकते हैं, और ज़रूरत पड़ने पे उसको आप यूज़ भी कर सकते हैं, और बहुत इजीली आप उसको ढूंढ पाएंगे। एक होता है गूगल कीप, वो एक एप्लीकेशन है, इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ। गूगल कीप, ये एप्लीकेशन आप सब लोग इंस्टॉल कर लें, गूगल का अकाउंट तो सभी के पास होगा। आपको जो भी मैसेज व्हाट्सएप पे आए और आपको लगे कि ये फ्यूचर में आपको कस्टमर को शेयर करने में काम आ सकता है, कई सारी चैटिंग्स के अंदर वो छिप जाता है और समय पड़ने पे आपको दिखता नहीं है सामने, तो उस मैसेज को कॉपी करके और यहाँ पे आप डाल दें गूगल कीप के ऊपर, यहाँ से आपको मिल जाएगा। और दूसरा, इससे और फास्ट अगर आपको काम करना है तो जितने भी कीबोर्ड्स होते हैं, चाहे वो गूगल का हो, सैमसंग का हो, या किसी भी मैन्युफैक्चरर का हो, उसके अंदर आपको कीबोर्ड्स में एक चीज़ होती है क्लिपबोर्ड। सुना है नाम इसका? क्लिपबोर्ड के अंदर उन मैसेजेस को टैग करके रख दो जो कि आपको फ्रिक्वेंटली काम पड़ता है। अब क्या क्या चीज़ें ऐसी है जो आपको फ्रिक्वेंटली काम पड़ सकती है? कस्टमर आपसे पूछेगा कि आपका ऑफिस का एड्रेस क्या है। कई लोग जो है अपने सीनियर्स को कॉल करते हैं, अपने कलीग को कॉल करते हैं, यार मेरे को ऑफिस का एड्रेस भेज दे, ठीक है। तो क्लिपबोर्ड के अंदर आप सेव करके रखो। उससे क्या होगा कि आप जब क्लिपबोर्ड के अंदर गए, आपको ऑफिस का एड्रेस दिख गया, आपने उसके ऊपर क्लिक किया, वहीं पे वो पेस्ट हो गया और आप उसको हाथों हाथ भेज सकते हो। मैं तो ड्राइव करते करते भेज देता हूँ, क्योंकि मुझे लिखना तो है नहीं, सिर्फ सिलेक्ट करना है और भेजना है। इसी चीज़ के अंदर जो मैं पूरे प्रोजेक्ट की डिटेल्स उसके अंदर सेव करके रखता हूँ, हर एक प्रोजेक्ट की। सोशल मीडिया मार्केटिंग, इसके बारे में हमने बात कर ही लिया है कि फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, अभी इंस्टाग्राम काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, इंस्टाग्राम हो गया। देन उसके बाद आप लिंक्डइन वगैरह पे भी अपना प्रोफाइल आप बना सकते हैं। उन सारी चीज़ों को जो है आप यूज़ करें, क्योंकि सारी चीज़ें फ्री है, आपको सिर्फ अपना समय देना है। यूट्यूब के ऊपर जो है आप अपने वीडियोस बना के आप उसके ऊपर पोस्ट कर सकते हैं। कर सकते हैं, नहीं कर सकते? कोई पैसा लगता है क्या उसमें? ऐसा कोई कि मुझे इस बारे में तो आज तक पता ही नहीं था, आज पहली बार मैं सुन रहा हूँ, ऐसा भी कोई नहीं मिलेगा। सबको मालूम है, बस उसको यूज़ करना है हमें। हम इसीलिए यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। नेटवर्किंग, मार्केटिंग में सबसे बड़ा जो बेनिफिट आपको मिलता है ना, वो है नेटवर्किंग का। ये वो चीज़ है जो बिना पैसा लगाए आपके लिए काम करती है। नेटवर्किंग का मतलब क्या हुआ कि आप लोगों से ऐसे रिलेशनशिप बिल्ड करो कि वो आपको रेफरेंस दें। कस्टमर टेस्टिमोनियल, आपके जो डिलाइटेड कस्टमर्स हैं उनका आप टेस्टिमोनियल, जैसे कि अभी बिल्डवेल एमिनेंस के अंदर कस्टमर ने बुकिंग किया, वो एक ऐसा टाइम होता है जब कस्टमर बहुत फुल ऑन पोटेंशियल से भरा हुआ होता है। मतलब उसने बुकिंग किया तो नेगेटिव चीज़ों को देख के नहीं, पॉजिटिव चीज़ों को देख के किया नहीं किया? उस टाइम पे कुछ क्वेश्चनर्स सुनील जी और कुछ लोग जो है ना, कुछ क्वेश्चंस आप रेडी करके रख लें, है ना, 2-3 क्वेश्चंस। वो क्वेश्चंस आप पूछें और कस्टमर को उसके बारे में आंसर करने को कहें, उसको आप रिकॉर्ड कर लें। ये टेस्टिमोनियल्स आपके लिए काम में आने वाले हैं। सारी बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं इन चीज़ों को यूज़ करती है, और जब बिल्डवेल का इस तरीके से टेस्टिमोनियल वीडियो बना, उसको बहुत लोगों ने पसंद किया, और जो चल रहा था एक प्लानिंग के अंदर कि हम लोग करेंगे, वो वीडियो उन लोगों ने शेयर किया, और उसकी वजह से जो चीज़ें और फास्ट हो गई। करेक्ट है ना? है ना? तो फर्क पड़ा उसका। आप ध्यान रखें, स्टे इन्फॉर्म्ड अबाउट मार्केट ट्रेंड्स। अभी गाइडलाइन बढ़ गई तो उसका आप बता दें, गाइडलाइन बढ़ने वाली है तो वो आप पहले इन्फॉर्म कर दें। कहीं पे रेट्स इंक्रीज होने वाले हैं तो वो चीज़ आप बता दें, है ना। कुछ नई प्लानिंग्स जो है उज्जैन रोड के ऊपर, कॉरिडोर के ऊपर, या इंदौर के अंदर कुछ एग्जीक्यूट हो रही है गवर्नमेंट की तरफ से, वो आप बताएं, तो आप उसको जो है कस्टमर को इन्फॉर्म करते रहें। आप अपना ट्रैक करें कि महीने भर में आपने इतनी विजिट कराई है, इतने लोग उसमें से इंटरेस्टेड निकले, इतने लोग जो है फिर बाद में फाइनल मीटिंग के लिए आए, और इतने लोगों ने जो है टोकन मुझे दिया। इससे आपको ये फ़र्क पड़ेगा कि कितने लोग जो इंटरेस्ट उन्होंने दिखाया वो कौन सी बैकग्राउंड से बिलोंग करते थे, और जिन्होंने टोकन दिया तो वो किस माइंडसेट के थे। ठीक है, अब हम आते हैं ब्रांडिंग के ऊपर। ब्रांडिंग क्या होता है?
ब्रांडिंग वो चीज़ होती है जिसकी वजह से आपका या आपकी कंपनी का एक यूनिक आइडेंटिटी जो है मार्केट के अंदर जाता है। मार्केट में लोगों के परसेप्शन को बनाने के लिए जो है ब्रांडिंग काफ़ी ज़रूरी होती है। इसमें कुछ चीज़ें होती है जैसे लोगो हो गया, विजुअल आइडेंटिटी हो गया। जैसे यूनिवर्सल इंफ्राटेक का लोगो सभी ने देखा है? यहाँ पे कहीं दिख रहा है आपको यूनिवर्सल इंफ्राटेक का लोगो? एक जगह भी लगाते तो चल जाता, सब जगह क्यों लगाया सर ने? वो इसलिए क्योंकि जितनी बार वो चीज़ें दिखती है ना, उतना ज़्यादा ब्रांड जो है वो हाईलाइट होता है और स्ट्रॉन्ग इमेज क्रिएट होती है कस्टमर के माइंड में। इसीलिए तो हर जगह लगा के रखा है। और ये चीज़ जो है हमें हर क्रिएटिव के अंदर डाल के वो रखनी चाहिए और वो आजकल हो रहा है। ठीक है, ब्रांड नेम एक ऐसा नाम हम लोग सिलेक्ट कंपनी ने किया है जो कि सब लोगों को साथ में लेके चलने वाला नाम है, यूनिवर्सल इंफ्राटेक। हर लोगों के साथ में एक टैगलाइन होती है, आपने किसी भी ब्रांड का आपने देखा होगा, टैगलाइन तो होती है ना। अपना यूनिवर्सल इंफ्राटेक का टैगलाइन क्या है? योर होम इज आवर प्रायोरिटी। तो ये अपनी टैगलाइन हो गई। ठीक है, तो हर जगह जो है ये चीज़ दिखती है। जब आप कस्टमर को रिप्रेजेंट करें, अपने प्रोडक्ट को प्रेजेंट कर रहे हैं टेबल के ऊपर, तो हम अपने आपके घर के जो है प्राथमिकता देते हैं। ये हमारा टैगलाइन ही है, हमारे लोगों के अंदर ये शामिल है, ये चीज़ हम कह सकते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे ब्रांड कलर, अपना कंपनी का ब्रांड कलर क्या है? ब्लू कलर है ना। तो ये आपको कोई भी पोस्ट दिखेगी या कोई भी क्रिएटिव आपको दिख रहा है ना, सब में ब्लू टच आता है ना पूजा? आता है ना। तो ये अपना ब्रांड कलर है। अगर हर पोस्ट का कलर अलग अलग रहेगा तो ब्रांड आइडेंटिटी नहीं बन पाएगी। तो इसलिए कहते हैं कि जो यहाँ से चीज़ मिल रही है ना, वही आप आगे फॉरवर्ड करो। टाइपोग्राफी आपने देखा है, जैसे ये यूनिवर्सल इंफ्राटेक लिखा है तो किसी में ये फ़ॉन्ट है, तो किसी में कर्सिव में लिखा है, तो किसी में कुछ लिखा है, ऐसा नहीं है ना। एक ही जैसा फ़ॉन्ट यूज़ होता है चाहे कुछ भी हो, है ना। तो ये फ़ॉन्ट जो है अपना टाइपोग्राफी में आ गया। ब्रांड वॉइस अभी तक फिलहाल क्रिएट नहीं हुआ है, लेकिन आपने एक यूनिवर्सिटी है रेनेसा, FM सभी सुनते हैं ना, उसमें रेनेसा यूनिवर्सिटी के एड्स आते थे। एक ही आवाज़ कम से कम मैंने 5-7 साल तक सुनी, कुछ भी उनके एड बनते थे तो वो उनका जो है ब्रांड टोन हो गया, ब्रांड वॉइस हो गया कि उसी व्यक्ति से जो है वो सारी चीज़ें करवाते हैं। वो अगर किसी दूसरे का भी करेगा ना फ्यूचर में, तो एक समय तो लोगों को ये लगेगा कि ये उसी चीज़ की बात कर रहे हैं। मतलब इस हद तक जो है लोगों के माइंड में उसको बिठा दिया। मिशन एंड वैल्यूज़ ये क्लियरिफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इवन जब आप टीम बनाएं, जब आप किसी को अपने साथ में जोड़ रहे हैं, तो ये कोर वैल्यूज़ के बारे में बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ये चीज़ आप बताएं। ब्रांड स्टोरी, अच्छा कंपनी का स्टोरी कौन कौन बताता है? प्रोजेक्ट की बात करने के पहले कंपनी का स्टोरी कौन कौन बताता है? कोई बताएगा? आप बताओ किस तरीके से बताते हो ज्योतिका? सर, जो क्लाइंट्स होते हैं जिनको हम इनवाइट करते हैं अपने ऑफिस पे मीटिंग के लिए, साइट विजिट के लिए, तो उन्हें जब हम अपना प्रेजेंटेशन देना शुरू करते हैं तो स्टार्टिंग कंपनी के इंट्रोडक्शन से ही करती हूँ मैं। तो उसमें हमारी फर्स्ट ऑफ ऑल कंपनी का नेम और कंपनी को कितना टाइम हो गया है इंदौर में मार्केट में, और कंपनी के स्टार्टिंग से जो हमारे पास प्रीवियस प्रोजेक्ट रहे पहले उनके बारे में थोड़ा अपने जो CEO हैं फर्म के उनके बारे में बताते हैं। तो वो सारी चीज़ें बताने के बाद फिर पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हैं। हमेशा ऐसे ही करते हैं? यस सर। बहुत बढ़िया। विथ फाइल, जो अपना विथ फाइल का यूज़ हाँ, करना बहुत yes, ज़्यादा yes, ज़रूरी है, yes, sir. ताकि आप टॉपिक से ना भटकें और चीज़ों को जो है लाइन यस, उससे सीक्वेंस ट्रस्ट वाइज बिल्ड होता है, कस्टमर को समझ में आता है कि हम लोग कब से काम कर रहे हैं, क्या क्या हमारे प्रोजेक्ट है, और हमने पास्ट में ऑन टाइम कितने प्रोजेक्ट डिलीवर किए, पोजीशन टाइम पे दिया, वो सारी चीज़ें, वो ट्रस्ट बिल्ड करने में हेल्पफुल रहता है ना। तो ये एक स्टोरी होता है। ये जब आपको सेल्स टेक्निक्स यहाँ पे बताई जाएगी ना, तो उसके अंदर ओपनिंग, प्रोबिंग, सपोर्टिंग, ये सारी चीज़ें जो होती है, तो ये ओपनिंग के अंदर आता है। ओपनिंग जब आप करेंगे इस तरीके से, तो आप कस्टमर का अट्रैक्शन अपनी तरफ, मतलब उसका अटेंशन गेन कर रहे हो। जब तक आप उसका अटेंशन गेन नहीं करोगे ना, तब तक आप कुछ भी बोल लो, कोई मतलब का नहीं है। जब तक अगर मैं आपका ध्यान मेरी तरफ नहीं खींचूंगा और मैं इधर बोलते रहूँगा, तो आपका ध्यान, आप मेरा बोला वो कुछ मतलब का रहेगा क्या? सेम वैसा ही रहता है। तो ये एक, इसके ऊपर मैं 2 मिनट आपके सामने बोलना चाहूँगा। ब्रांड स्टोरी कि कंपनी जो है 2015 से रियल एस्टेट मार्केट के अंदर है, और कंपनी के जो टॉप मैनेजमेंट है 12 साल से ज़्यादा का अनुभव रखता है। अब बाकी जो कंपनीज हैं वो हर लोकेशन के अंदर अपना एक प्रोजेक्ट लेके आती है, लेकिन हमारा USP ये है कि हमने सिर्फ एक लोकेशन को पकड़ा और एक ही लोकेशन पे 2016 से काम कर रहे हैं, जो कि उज्जैन रोड।
इट मीन्स अगर कोई कस्टमर उज्जैन रोड के ऊपर प्रॉपर्टी सर्च कर रहा है तो विदाउट यूनिवर्सल इंफ्राटेक या ओरियन ग्रुप के प्रोजेक्ट देखे बिना बहुत मुश्किल है कि वो एक बाइंग डिसीजन ले ले। तो हमारे साथ में इतना अच्छा प्लस पॉइंट है कि यूनिवर्सल इंफ्राटेक के पास में इतने एन नंबर्स ऑफ प्रोजेक्ट यहाँ पे उज्जैन रोड के ऊपर हो चुके हैं, जिसकी वजह से जो है आपको ट्रस्ट गेन करने में कस्टमर का कोई इशू आता नहीं। कस्टमर एक्सपीरियंस वही टेस्टिमोनियल वाली बात हो गई। कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट, आप नेटवर्क मार्केटिंग कर सकते हैं हर एक छोटे छोटे प्रोग्राम्स के अंदर, जहाँ पे आप अपना पिच कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपने काम के बारे में। कहीं पे भी आप जाएं उस बारे में बात ज़रूर करें। ये वही है कि जब हम ऑनलाइन मार्केटिंग करते हैं तो टारगेट एडवर्टाइजिंग हमें करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हर किसी को हम लोग पिच कर रहे हैं। इसमें अभी कुछ चीज़ें आपके साथ में आप ऐड कर सकते हैं। जैसे मोबाइल मार्केटिंग के अंदर अभी हम लोगों ने एक विजिटिंग कार्ड बनाया है जो कि पीवीसी का है, उसमें एनएफसी कार्ड लगा हुआ है। उसके लिए आपकी जो एक माइक्रोसाइट खुद बना देती है। ठीक है। नेगोशिएशन, ये एक ऐसा डरावना सब्जेक्ट है जिससे हर कोई बचना चाहता है। तो नेगोशिएशन इज अ स्ट्रेटेजिक डिसीजन, यानी कि एक सोची समझी बातचीत करने का तरीका होता है दो लोगों के बीच में। जब आप नेगोशिएट किसी कस्टमर के साथ में करते हैं ना, तो कुछ चीज़ों को आपको बहुत ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि सबसे पहले तो डेवलप योर गेम प्लान। आप किस तरीके से नेगोशिएशन को आगे प्रोसेस करना चाहते हैं। सडनली ये चीज़ नहीं होती है। आप देखना, कभी कस्टमर आया और सामने बिठा दिया, बोले सर ये कस्टमर ने अभी मेरे को बोला मैं टोकन डालने आ रहा हूँ, और तब तक आपने सामने वाले जो सीनियर है उसको आपने बताया नहीं उस कस्टमर की हिस्ट्री ज्योग्राफी क्या है, और आपने बिठा दिया। बहुत कम चांसेस होते हैं उस चीज़ को आगे कंक्लूड करने में। लेकिन बहुत सारी चीज़ें तब सक्सेस होती है जब आपने कुछ समय पहले से कस्टमर के बारे में बता दिया, ये कस्टमर ऐसा है, इसने ये सोचा है, इतनी बार ये विजिट कर चुका है, ये रेट के लिए ये बोल रहा है, ये लोन के लिए इस तरीके से बात कर रहा है। तो हमारे दिमाग के अंदर जो है चीज़ें कैलकुलेशन चलता रहता है, उसके हिसाब से हम फिर आगे बात करते हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आप किस तरीके से नेगोशिएशन में इंटर करने वाले हैं, उसको आगे किस तरीके से एग्जीक्यूट करने वाले हैं, उसका पूरा गेम प्लान आपके माइंड में होना चाहिए। इससे क्या होता है, आप जो आपके सामने बैठी हुई पार्टी है ना, उसके बारे में आप सबसे ज़्यादा डिटेल्स आप रख सकते हो अपने पास में। अच्छा ये वहाँ से है, उज्जैन से है, मैं कौन से कस्टमर का इसको रेफरेंस दे सकता हूँ उज्जैन से है तो, ताकि एक ट्रस्ट बिल्ड हो। कौन सी बात हम ऐसी कर सके कि जैसे अगर वो टीसीएस में काम करता है तो हो सकता है कि आपके कोई प्रीवियस कस्टमर जो टीसीएस के अंदर ही हो। वो सारी ऐसी चीज़ें हैं। तो आपको एक रिसर्च करना भी पड़ता है इसके अंदर कि आप जिसके साथ में नेगोशिएशन करने वाले हो वो व्यक्ति कौन है, कैसा है, उसके बारे में जब तक पूरी जानकारी नहीं रहेगी ना, तो उसमें डिफिट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तीसरा नियम है विन विन सिचुएशन। किसी भी चीज़ के ऊपर एक अड़ के बैठना वो एक विन लूज सिचुएशन हो जाता है, और उसके अंदर किसी का भी फायदा नहीं। कुछ ऐसी बातें हम करें कि उसमें कस्टमर का भी फायदा है और अपना भी फायदा है। बातें करने का ही जो तौर तरीका है, जो स्किल है, उसी को हम नेगोशिएशन कहते हैं। कितने अच्छे तरीके से बात आप करते हैं। कई बार ऐसे सवाल जिससे आप परेशान होते हैं और आप अपने कस्टमर की मीटिंग जो है सीनियर के साथ में कराते हैं, और आपने देखा होगा कि वो सवाल आते ही नहीं उधर की तरफ। वो इसीलिए आते हैं क्योंकि वो क्या चाहता है वो सामने वाला व्यक्ति समझ लेता है और उसके हिसाब से बातचीत करता है। तो विन विन सिचुएशन जिसमें दोनों पार्टी जो है हैप्पी रहे, ये बहुत ज़रूरी पार्ट है। क्या लिखा है, एक्टिव लिसनिंग। जितना अच्छा लिसनर होता है उतना अच्छा वो जो है उस चीज़ को कंक्लूड कर पाता है। तो एक्टिव लिसनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो सामने वाला कह रहा है ना उसको आप समझो। मैं तो ये करता हूँ कि जब कस्टमर से बात करता हूँ तो सामने एक ब्लैंक पेज होता है, उसके जो इश्यूज है ना उसको आप राइट डाउन करते जाओ। जब आपने उसकी प्रॉब्लम्स को राइट डाउन कर लिया ना, फिर आपको उसको सॉल्यूशन देना वन स्टेप बाय स्टेप बहुत ईजी हो जाएगा। इसकी वजह से बिल्ड होता है आपका ट्रस्ट। जब तक आप सामने वाले की बात को समझेंगे ही नहीं कि वो क्या चाहता है, तो ट्रस्ट गेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो नेगोशिएशन के अंदर ट्रस्ट फैक्टर भी बहुत बड़ा काम करता है आपकी डील को क्लोज करने के लिए। फोकस ऑन वैल्यू नॉट ऑन प्राइस। जब तक किसी प्रोडक्ट की वैल्यू आप कस्टमर के माइंड में, अच्छा वैल्यू का क्या मतलब होता है, पॉजिटिव होता है और नेगेटिव होता है। जैसे हियरिंग और लिसनिंग में था, लिसनिंग पॉजिटिव चीज़ को डिपिक्ट करता है और हियरिंग मतलब नेगेटिव वर्ड हो गया। पॉजिटिव चीज़ें वो होती हैं जैसे हमारे वैल्यूज़ हो गए। जब हम किसी को वैल्यू डिपिक्ट कर रहे हैं तो हम उसको अपनी यूएसपी बता रहे हैं कि हमारी मार्केट में वैल्यू क्या है, और जब हम उसको प्राइस बता रहे हैं तो सिर्फ प्राइस बता रहे हैं। प्राइस में कुछ भी चीज़ आप इम्प्रोवाइज या
बढ़िया तरीके से पेश नहीं कर सकते। वैल्यूज जब आप बताते हैं तो आप उनको अपनी यूएसपी बता सकते हैं कि हम आपको क्या दे रहे हैं, क्या प्रोवाइड। बहुत जोरदार तालियां। अब वैल्यू किस तरीके से क्रिएट होती है, तो आप अपनी चीज़ों के बारे में बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करें, अपने प्रोडक्ट की के अंदर जो स्पेसिफिकेशन है उसके बारे में बढ़िया तरीके से आप बताएं। ये जो प्रोजेक्ट आपने बनाया है या कुछ भी आपने बनाया है तो उसके पीछे क्या थॉट प्रोसेस रहा है, यहाँ पे लेने से उसको क्या फ़ायदा होगा, यहाँ पे जो जेंट्री आ रही है वो किस टाइप की आ रही है। ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ये वैल्यू क्रिएट करती है। जब तक आप वैल्यू क्रिएट नहीं करोगे ना, आपको वो प्राइस नहीं मिलेगा जो आप चाहते हो। समझ में आया? तो हमें फोकस करना है वैल्यू क्रिएशन पे। प्राइस तो बिल्डर ऑलरेडी कर चुके हैं, हमें किस पे फोकस करना है? एक मार्केटर का सबसे बड़ा जॉब ही यही होता है कि वो वैल्यू क्रिएट करता है। इसी वजह से जो है बाकी लोग और सेल्स में फ़र्क इसीलिए क्रिएट होता है क्योंकि सेल्स वाले वैल्यू के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं, प्राइस ऑटोमेटिकली उनको मिलना शुरू होता है। क्लियर है? तो यूएसपी, हमारे स्पेसिफिकेशन, हमारी एमेनिटीज़, हमारा प्रोजेक्ट का या हमारे ग्रुप का जो इतिहास है, जो आने वाली प्लानिंग है, आज क्या कर रहे हैं, हम कौन हैं, कितने समय से इसके अंदर हैं और हम हमारे साथ में कितने लोगों ने आज तक प्रोजेक्ट लिया है, कितने लोगों ने अपार्टमेंट लिया है, कितने लोगों को हमने घर दिलाया है, ये सारी चीज़ें वैल्यू क्रिएट करती है। और हम इन सारी चीज़ों को छोड़ के और सिर्फ प्रोजेक्ट के ऊपर ध्यान देते हैं, तभी हमें ये दिक्कतें आती है। एग्री हैं सभी लोग? बहुत बढ़िया। इफेक्टिव कम्युनिकेशन, जैसे कि मैं यहाँ पे खड़े होकर और बोल रहा हूँ और मैं अगर छत को ही देखते रहूँ या नीचे फ्लोर को देखते रहूँ या किसी से निगाह ही नहीं मिलाऊँ, आप कनेक्ट कर पाओगे क्या मेरे साथ? नहीं कर पाओगे ना। तो यही चीज़ आपके साथ में कस्टमर को जब आप साइट विजिट कराते हैं, टेबल पे आप बैठे हैं, आप कुछ और ही देख रहे हो, आप अपने नाक खुजा रहे हो, बाल खुजा रहे हो, पता नहीं क्या क्या कर रहे हो तो मज़ा नहीं आता है। आपको कस्टमर से आई कांटेक्ट भी रखना है, इट डजेंट मीन कि आपको उसको घूर के देखना है। अब अगर आप पोडियम गार्डन की बात कर रहे हैं तो पोडियम गार्डन किसके काम का है? अगर एक फैमिली है जिसके अंदर एक हस्बैंड है, वाइफ है, बच्चे हैं, किसके ज़रूरत की चीज़ है वो पोडियम गार्डन? बच्चों की है, वाइफ की है। तो आपको ये चीज़ किसको समझानी है? देखो ये कन्फ्यूजन यहीं पे है। आपको समझाना किसको है कि मैडम देखिए क्या होगा कि दिन का जो खाली समय है वो आप यहाँ पे बिता सकते हैं, गैदरिंग कर सकते हैं, बच्चों के लिए यहाँ पे खेलने के लिए भी व्यवस्था हो जाएगी। अच्छा, रूफटॉप आप जो है पूरी फैमिली को समझा सकते हैं। आपको पता होना चाहिए ना कि कौन सी एम्यूनिटी किसके काम की है। आप उसको समझा रहे हैं जिसके पास में समय ही नहीं उस चीज़ को यूज़ करने का, ये उस कम्युनिकेशन के अंदर आया। क्लियर है? मैं रेगुलर बेसिस पे कहीं पे मुझे नया प्रोजेक्ट दिखता है, मैं ग्रुप के अंदर डाल देता हूँ। C21 पैराडाइज आया हमारे ठीक पास में, इतना बड़ा कमर्शियल प्रीमाइसेस आ रहा है, बहुत सारे लोगों को पता नहीं जबकि उस रोड से ही आते हैं। तो मार्केट के बारे में अगर आप इन्फॉर्म्ड रहेंगे तभी तो आप कस्टमर को बता पाएंगे ना इतनी सारी चीज़ें। आपको पता ही नहीं है कि आसपास में कितने नए प्रोजेक्ट शुरू हो गए, उससे उसको क्या लाभ मिलने वाला है, तो आप पिछड़ जाओगे बाकी लोगों के मुकाबले। पेशेंस और टाइमिंग ये बहुत महत्वपूर्ण है। चेक मांगना एक कला है और वो तभी मांगा जाता है जब लोहा गर्म हो। हर चीज़ को बोलने का समय होता है और उस समय के नहीं आने तक आपको पेशेंस ज़रूर रखना पड़ेगा, क्योंकि समय नहीं आया और उसके पहले आपने अगर वो बात बोल दी ना तो वो इतना इम्पैक्ट नहीं क्रिएट कर पाएगा। फ्लेक्सिबिलिटी और अडेप्टेबिलिटी, मतलब ये वही है विन लूज सिचुएशन वाली चीज़ यहाँ पे आ जाती है। आपको नई पॉसिबिलिटीज़ के लिए हमेशा ओपन अपने आप को रखना है। मतलब अगर कोई आपके पास में ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में कस्टमर बात कर रहा है ना कि आपको लगता है कि ये प्रोजेक्ट में दम है, तो उसकी नेगेटिव चीज़ें अपने आसपास वाली की आप बनाओगे तो मज़ा नहीं आएगा। आपको एक पॉजिटिव माहौल बनाना है। कोई बोले आपको कि यार आपका प्रोजेक्ट बहुत महंगा है, अरे नहीं यार ऐसा कैसा हो गया, ऐसा नहीं। हाँ आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपको अगर ऐसा लग रहा है तो आपकी बात भी सही है, लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूँ कि ये प्रोजेक्ट का ये प्राइस क्यों है। पहले एक्सेप्ट करो फिर उसको समझाओ। ये दूसरे वाले में हो गया। पहले में क्या आपने उसको बिल्कुल एकदम सीरियस से खारिज कर दिया कि नहीं ऐसे कैसे हो गया, है ना। तो ये चीज़ नहीं करना है। ये तभी होगा जब आप फ्लेक्सिबल रहेंगे चीज़ों को। इमोशनल इंटेलिजेंस, भावनाओं पे काबू रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। भावुक नहीं होना है, अपनी चीज़ों को जो है यहाँ पे इमोशंस को मेंटेन करके रखना है। और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल,
इस बारे में मैंने बात किया था, कई बार किया है, कि उसकी जो प्रॉब्लम है ना उसको किस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। अपने सीनियर्स की, अपनी कंपनी की आप हेल्प लें, इतने सारे सपोर्ट सिस्टम है, उन सभी लोगों की आप हेल्प लें ताकि आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें उसका। क्योंकि जब तक उसकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी और आप बहुत अच्छा चीज़ भी बोल रहे हैं तब तक उसका मतलब नहीं है। हाँ, एक ये चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है, आपने हर किसी से सुना होगा कॉन्फिडेंट होना चाहिए। कई बार आपका जो कॉन्फिडेंस है ना वो एग्रेशन में कन्वर्ट हो जाता है। एग्रेशन का मतलब आप तो कॉन्फिडेंस दिखाने के चक्कर में सामने वाला को लगता है कितना रूड हो रहा है, और उसकी वजह से जो है आपका काम नहीं बनता। एग्रेशन एक अलग चीज़ है, कॉन्फिडेंस एक अलग चीज़ है, इसको बीच में आपको डिफरेंस लेके आना पड़ेगा। बहुत माइनर सा डिफरेंस है, लेकिन आप और कॉन्फिडेंस हो जाते हो। इसको एग्रेशन को आप और कॉन्फिडेंस का नाम भी आप दे सकते हैं। लीगल अंडरस्टैंडिंग आपको रखना चाहिए, क्या स्टाम्प ड्यूटी है, गवर्नमेंट के नॉर्म्स क्या है। अभी कल की मीटिंग में जो है काफ़ी अच्छे तरीके से इसको डिस्कस किया गया, वापस रिपीट आ गया। ठीक है, ये समझ में आया? कुछ जो चीज़ें आज हमने डिस्कस की उसके बारे में मैं आपको आज वापस से एक समरी में आपको दे देता हूँ। ओरियन क्राउन के बारे में हमने बात किया, ओरियन ग्रैंड के बारे में बात किया। आपको किन चीज़ों के ऊपर सबसे, वो एक ओपन कर देना ना इसमें, कल जो मैंने वो बनाया था ना, नहीं होगा उसमें, है ना। टोटल कितने नंबर ऑफ यूनिट्स हैं, कितने साइज के क्या फ्लैट्स यहाँ के अंदर है ना, वो सारी चीज़ें। मैंने आपको ये भी कहा था कि 921 स्क्वायर फीट के या 1070 स्क्वायर फीट के कौन से फ्लैट कितने हैं, ये आपको क्यों पता होना चाहिए। क्योंकि जब आप माइक्रो एनालिसिस करेंगे, कस्टमर चाहता है ईस्ट फेसिंग, कस्टमर का बजट है 40 लाख के आसपास का, है ना, या वो ईस्ट फेसिंग चाहता है और उसको कॉर्नर भी चाहिए। अब 1070 स्क्वायर फीट के पूरी बिल्डिंग के अंदर 24 फ्लैट है, लेकिन अगर वो ईस्ट फेसिंग चाहता है और उसको एक्सट्रीम कॉर्नर चाहिए तो कितने फ्लैट है? हेलो, आवाज आ रही है? उसको एक्सट्रीम कॉर्नर चाहिए और 1070 स्क्वायर फीट का ही फ्लैट उसको चाहिए और ईस्ट फेसिंग चाहिए, तो कितने फ्लैट हो गए? 4 फ्लैट हो गए। 24 में से 4 ही रह गए उसके ऑप्शन के। इससे क्या होगा? इससे आपको अर्जेंसी क्रिएट करने में हेल्प होगी। आपने अगर उसको 24 फ्लैट बोल दिया तो 24 बिकने में टाइम लगेगा या 4 बिकने में टाइम लगेगा? 4 बिकने में टाइम लगेगा। वो जल्दी ऑप्शंस उसके निकल सकते हैं। उसके बाद में भी आपने समझ लिया कि उसको टॉप फ्लोर तो चाहिए नहीं और फर्स्ट चाहिए नहीं, तो सेकंड और थर्ड फ्लोर, तो उसके पास में 2 ही चॉइस रह गई। आप इस तरीके से जब बारीकी में जाएंगे ना तो उसको अर्जेंसी क्रिएट करने में आसानी होगी। इसलिए मैंने आपको बोला कि आपको पता होना चाहिए कि किस साइज के कितने फ्लैट हैं, उसमें कौन से फेसिंग का कौन सा फ्लैट है, कस्टमर को क्या चाहिए, वो सारी चीज़ें आपको ग्रुप में डाल दी। क्राउन की डिटेल, एक एक बारीक डिटेल है उसके अंदर, आप उसको चेक कर लेना। क्लियर है ना? मैंने इसलिए बोला था आपको, ये जब चीज़ें आपको पता होगी तो नेगोशिएशन में आसानी होगी आपको, ये यहाँ पे काम करेगा, अर्जेंसी यहाँ पे क्रिएट होगी। तो पहली चीज़ तो वो। दूसरा, ग्रैंड के बारे में सिर्फ 3 यूनिट है वहाँ पे बची हुई नगर निगम के अंदर, पहला वो हमारा प्रोजेक्ट है, तो उसको हमें जो है इसको सेल आउट करना है जल्दी से जल्दी। सबसे बड़ा यूनिट 2 BHK के अंदर वही है। और नेगोशिएशन के अलावा हमने ब्रांडिंग और मार्केटिंग के बारे में भी देखा। सबसे महत्वपूर्ण चीज़, हमें चीज़ों को जो है लगातार अपडेट करके रखना है, मेंटेन करके रखना है, ताकि आपकी प्रेजेंस जो है हमेशा वहाँ पे बनी रहे, आप अपडेटेड दिखें उन चीज़ों में। समझ में आया? ठीक है, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धैर्यपूर्वक आपने सुना, क्योंकि ये चीज़ें जो है थोड़ा सा इंटरेस्टिंग नहीं है। ये सब्जेक्ट जो है इंटरेस्टिंग है क्या? पिक्चर देखते हैं तो ज़्यादा मज़ा आता, 3 घंटे भी निकल जाते तो बस ही नहीं आती, लेकिन ये थोड़ा लर्निंग वाली जब चीज़ें आती है ना तो तब जो है थोड़ा सा माइंड भी डाइवर्ट होता है, आलसी भी आती है, लेकिन फिर भी आपने धैर्य बना के और मुझे सुना। बहुत बहुत धन्यवाद उस चीज़ के लिए आपका। थैंक यू सर। आप लोगों को याद होगा मैंने एक बार कहा था कि नॉलेज इज़ नॉट पावर, इम्प्लीमेंट ऑफ नॉलेज इज़ पावर। तो ये जो नॉलेज, इस नॉलेज की जो पावर है वो तभी यूज़ आएगी आपको जब आप उसका इम्प्लीमेंट करेंगे। यहाँ हम सुन लेंगे, सुनकर उसको अगर हम अमल में लेकर नहीं आएंगे तो उसका कोई फ़ायदा हमें मिलने वाला नहीं है। इसका पूरा फ़ायदा, पूरा बेनिफिट हमें तब मिलेगा जब हम यहाँ बताई हुई स्ट्रेटजीज़ को, नॉलेज को, स्किल्स को एक्शन में लेकर आएंगे, एग्जीक्यूशन में लेकर आएंगे। कुछ ज़रूरी अनाउंसमेंट है आने वाले कुछ प्रॉपर्टी फेयर से रिलेटेड।
उसके लिए जो है एक 10 मिनट का अतिरिक्त समय हमने यहाँ पर रखा है आज के दिन। तो अभी जो हमारा अप्रैल मंथ का हमने शुरू में प्रोजेक्ट डिसाइड किया था, प्रोजेक्ट ऑफ द मंथ प्रेम सिटी। लास्ट मीटिंग में शायद मैंने आपको बताया था कि अगला जो हमारा प्रॉपर्टी एक्सपो या प्रॉपर्टी फेयर जो हमारा लगने वाला है वो कहाँ लगने वाला है, प्रेम सिटी के ऊपर। तो आज का जो मेरा आपसे इंटरेक्शन होने का जो पर्पज़ है वो यही है कि इस प्रोजेक्ट की तैयारी आप लोग करें। पहले खुद आप लोग भी 2 बार 4 बार 5 बार जाकर इस प्रोजेक्ट को प्रॉपर आप खुद पहले विजिट करें। क्लाइंट को विजिट कराने से पहले आप खुद विजिट करें, जब तक कि आपके अंदर खुद कॉन्फिडेंस नहीं आ जाता है किसी कस्टमर को समझाने के लिए। जैसे मेन रोड से कितना अंदर है, कितने बीघा में है, कितने प्लॉट हैं, प्लॉट के साइज क्या है, डायमेंशन क्या है, रेट क्या है, पेमेंट प्लान क्या है, लोन की क्या है, लोन का क्या स्टेटस है, रजिस्ट्री की क्या पोजीशन है, वहाँ के ऑब्लिगेशंस क्या हैं, ऑब्जेक्शंस क्या हैं, उन ऑब्जेक्शंस को हैंडल करने के लिए हमें किन बातों का यूज़ करना है, किन टूल्स का यूज़ करना है, वो जब तक आप खुद प्रिपरेशन में आप खुद अपना नहीं लेकर आएंगे, आपका क्लाइंट किल हो जाएगा। इसलिए ज़रूरी है कि किसी भी प्रोजेक्ट पर अगर हम फोकस कर रहे हैं अपना, तो उसकी तैयारियां सारी हमारी होना चाहिए, सारे उसके जो संसाधन है वो हमारे पास होना चाहिए। जैसे उसके पेमेंट प्लान का प्रिंट आउट हो सकता है, उसका कैटलॉग हो सकता है। आप लोग युद्ध में तो उतर जाते हैं और हथियार रखना भूल जाते हैं कई बार, और फिर सोचते हैं क्लाइंट ही अटैक करके चला गया हमारे ऊपर। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, सारे टूल्स सारे हथियार आपके पास होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं, आपको सेल्फ विजिट करना चाहिए। दूसरा जो इसकी डेट है वो डेट हमने फाइनल की है 28 अप्रैल को। आज से काफ़ी समय है आपके पास, 16-17 दिन शायद आज से आपके पास में हैं, तो भरपूर समय है, आज से ही तैयारी करें। ऐसा ना करें कि 25 तारीख को तैयारी करेंगे और बस 3 दिन बचे हैं, अब हम लीड जनरेशन करेंगे, अब हम विजिट कराएंगे, अब हम प्रोजेक्ट देखने जाएंगे। पॉसिबल नहीं है ना इतना जल्दी करना, लेकिन हमें तैयारियों के लिए समय मिले, हमें विजिट प्लान करने के लिए समय मिले, हमें उस प्रोजेक्ट को समझने के लिए समय मिले, उसकी कैंपेनिंग चलाने के लिए समय मिले, उसके लिए कस्टमर्स को इन्विटेशन देने के लिए समय मिले। इसलिए हम 15 दिन 20 दिन 1 महीने पहले हम लोग डेट उसकी डिसाइड करते हैं। तो इसकी डेट अब आ चुकी है, फाइनल है। लास्ट मीटिंग में भी, लास्ट वीक भी मैंने आप लोगों को बता दिया था कि ये 21 या 28 को हो सकता है, तो 28 तारीख उसकी फाइनल हो चुकी है। उसके बाद से फिर शादियों के और भी कुछ सीजन्स चालू हो जाएंगे, तो हम इसको और ज़्यादा एक्सटेंड कर नहीं सकते। उसके अगले दिन ही अक्षय तृतीया है, तो आप अपने क्लाइंट्स को बिल्कुल तैयार रखें। और 28 तारीख को इस इवेंट को हम लोग करने जा रहे हैं, ये आज फाइनल हो चुका है। आप लोग आज से ही उसकी तैयारियां शुरू कर दें और उस पर विजिट, उस पर बुकिंग्स वगैरह की तैयारी भी शुरू कर दें, मतलब एग्जीक्यूट करना शुरू कर दें। नॉलेज आपको मिल ही रहा है, अगले हफ्ते में प्रोडक्ट नॉलेज के अंदर प्रेम सिटी भी कवर होने वाला है, तो प्रोडक्ट नॉलेज भी इन डेप्थ आपको मिल जाएगा। दूसरा क्या है, क्योंकि सारा ट्रेनिंग सिस्टम डिसिप्लिन में चल रहा है, तो हम लोगों ने जो प्रॉपर्टी एक्सपो होगा हमारा या प्रॉपर्टी फेयर होगा हमारा, उसके लिए भी हम लोग कुछ रूल्स बना रहे हैं। उन रूल्स को जो फॉलो करेंगे वही लोग उस प्रॉपर्टी एक्सपो में पार्टिसिपेट कर पाएंगे, ठीक है। और अगर कोई उन रूल्स को फॉलो नहीं करता है, उसके अगेंस्ट में जाकर भी वो अगर वहाँ पर जाकर बुकिंग कर लेगा, तो वो बुकिंग इनवैलिड हो जाएगी, उसका इंसेंटिव उसको नहीं दिया जाएगा। वही लोग उस एक्सपो में प्रेजेंस होंगे जिनको कंपनी ऑथराइज करेगी, जिनको अप्रूव करेगी। अननेसेसरी जो इनरेगुलर लोग हैं, जो कभी कभी आते हैं, बस उसी दिन आते हैं जिस दिन एक्सपो प्रॉपर्टी फेयर होता है या संडे का दिन होता है, मीटिंग में उनके आते पते नहीं होते हैं, उन लोगों को हम लोग इन्वॉल्व नहीं करेंगे इसमें। और अगर वो इन्वॉल्व हो भी जाते हैं, किसी का भी कस्टमर लाके किसी के सामने बिठा के क्लोज भी कर देते हैं, तो वो उस बुकिंग पर विचार किया जाएगा कि उसका इंसेंटिव उनको दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, या कितनी मात्रा में दिया जाएगा। तो उसके लिए कुछ गाइडलाइंस, कुछ रूल्स बनने वाले हैं जो कि आपको मिल जाएंगे। तीसरा, ऑफर्स वगैरह की जो बात है वो भी आपको आज इवनिंग तक या कल सुबह तक ग्रुप में आ जाएगा। इसमें हमें किस स्ट्रेटेजी से काम करना है, क्या ऑफर्स हमें बताने हैं, क्या रेट्स हमें बताने हैं, क्या पेमेंट कंडीशन बतानी है, उसका पूरा एक कंटेंट बन के आपको मिल जाएगा। पांचवा ये है कि अब आप लोगों को तैयारी करने के लिए क्या क्या चाहिए, कंपनी से क्या चाहिए, किसको कैटलॉग चाहिए, किसको रेट लिस्ट चाहिए, वो आप लोग अपनी रिक्वायरमेंट एक जगह कहीं भी किसी एक व्यक्ति को आप अपना सबमिट कर दें। लीड जनरेशन जिनको चलानी है वो लोग भी अपना इनपुट दे दें और उस पर डिले ना करें, क्योंकि 15 दिन मुश्किल से बचे हैं, 15-16 दिन ही बचे हैं। 15-16 दिन में आप अपना अच्छा खासा क्लाइंट बेस वहाँ पर तैयार कर सकते हो। प्लॉट्स की जो अवेलेबिलिटी है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि चॉइस में और भी हमें प्लॉट्स वहाँ पर मिल जाए, क्योंकि अभी जैसे कॉलोनी पूरी हमारे पास सेल करने के लिए है, लेकिन अभी बेचने के लिए 22-23 हज़ार स्क्वायर फीट ही उसमें आपको अवेलेबिलिटी में दिख रहा होगा।
तो कुछ मेरी कोशिश है कि 30-40 हज़ार स्क्वायर फीट की हम चॉइस दे पाएँ अलग अलग लोकेशंस में, तो हमारी बुकिंग जो है और इजी हो सकती है, क्योंकि अभी तो लिमिटेशन से एक या 2 पट्टी में ही प्लॉट्स अवेलेबल हैं। चौथा, आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छी चीज़ ये है नेक्स्ट कि कमर्शियल प्लॉट यहाँ पर अवेलेबल है। मेन रोड टच कमर्शियल प्लॉट्स की रिक्वायरमेंट तो हमारे पास बहुत आती है। ऐसे कस्टमर्स को फिर से अप्रोच करिए ना जिन्होंने ओरियन पार्क में कमर्शियल प्लॉट आपसे मांगा था और आप वहाँ दे नहीं पाए थे, या तनिष्क में आप लोगों से पूछ रहे थे कि कमर्शियल प्लॉट है क्या, आपने बोला नहीं है, या किसी भी प्लॉट के प्रोजेक्ट में इतनी मात्रा में एक साथ कमर्शियल प्लॉट हमें मिले ही नहीं है ओरियन पार्क को छोड़कर। ओरियन पार्क में भी आए थे तो वो जल्दी से बिक भी गए थे, उस समय के हाईएस्ट रेट में बिके थे। तो रेट भी एक कमर्शियल के हिसाब से यहाँ पर 4000 का जो रेट है हमारा वो बिल्कुल रिजनेबल है, क्योंकि सामने 60 फीट का रोड है, 60 फीट रोड टच प्लॉट, इससे कम भाव में कहीं नहीं मिलेगा। दूसरा, टोल के बाद हम जैसे ही जाते हैं तो पहला टर्न है ये राइट हैंड पर, बाकी सारी कॉलोनियाँ उसके आगे आगे जाके है। आप लोग जानते हैं शांति पैराडाइज भी आप लोगों ने देखा ही होगा कितना कहाँ जाकर अपने कॉलोनी मिलती है। दूसरा, इसमें एक बड़ा फैक्टर ये है कि जो एक कनेक्टिविटी नई बनने वाली है उसके बारे में भी आप समझें। साइट विजिट से मेरा मतलब है उसकी कनेक्टिविटी पूरी समझें। जैसे कि एक अप्रोच हमारी उज्जैन रोड से है, उज्जैन रोड से हम गए, रिंगनोदिया चौराहे पर गए, लेफ्ट हैंड पर रिंगनोदिया और राइट हैंड पर पंचडेरिया, यही है ना? गलत है। राइट हैंड पे लेफ्ट हैंड पर कोई रास्ता ही नहीं है, वो तो जेल की तरफ जाता है। वो जो रिंगनोदिया वाला चौराहा आता है वो उसके आगे आता है, लेफ्ट हैंड पर रिंगनोदिया, राइट हैंड पर बजरंग पालिया निकलता है। तो पहला जो टर्न आता है हमारा जेल के भी पहले आता है, श्री राम सेंटेनियल स्कूल तरफ आता है, वहां पर ये प्रोजेक्ट है हमारा। अब एक और फ्यूचर कनेक्टिविटी क्या है इसके अंदर, जो कि MR10 जो ब्रिज है उस ब्रिज से एक रोड आ रहा है, वो जो रोड आ रहा है वो रोड भी यहाँ से, ये जो पंचडेरिया वाली रोड है इसके थोड़ी आगे जाकर मिलती है, फिर ये बजरंग पालिया तक निकल जाती है। तो ये भी फ्यूचर आप बताइए कि सर यहाँ पर आगे जाकर एक चौराहा बनने वाला है जो कि MR10 चौराहे से सीधी भानगढ़ होते हुए सीधी कनेक्टिविटी देगा। भानगढ़ जहाँ शालीमार स्वयं का प्रोजेक्ट है, एक ब्रिज अभी वहाँ पर बना है नया, और ईंट के भट्टे हैं काफ़ी सारे, आपने कभी गए हो तो भानगढ़ होते हुए एक रोड आ रहा है। तो आपको विजयनगर जाने के लिए पूरा उज्जैन रोड घूम के नहीं जाना पड़ेगा लवकुश चौराहे से, डायरेक्ट एक अप्रोच यहाँ पर मिलने वाली है प्रेम सिटी से, जिससे कि आप MR10 ब्रिज जा सकते हो। दूसरा, अगर आपको सीधा देवास निकलना है तो यहाँ से सांवेर मांगलिया वाले रोड से आप सीधा देवास भी निकल सकते हो, AB रोड भी निकल सकते हो, बाईपास भी निकल सकते हो बिना सिटी में जाए। ठीक है, अभी आप देखना, अगर आप कभी उज्जैन से अगर आप आते हो और उज्जैन से आने के बाद टुवर्ड्स इंदौर की तरफ जब आप आते हो, अगर उसमें गूगल मैप के ऊपर अगर आपने लिख दिया ओमकारेश्वर, तो ये आपको लवकुश चौराहे तक भी लेकर नहीं आएगा गूगल मैप, आपको जेतपुरा से ही सीधी एक कनेक्टिविटी दिखाएगा, धनखेड़ी होते हुए सीधा मांगलिया बाईपास निकाल देगा, और बाईपास से सीधा आप जो है खंडवा रोड होते हुए ओमकारेश्वर पहुंच जाएंगे। तो फ्यूचर ये है, आगे चलकर जिस तरह का शहर में ट्रैफिक बढ़ रहा है, जिस तरह से मेट्रो का जैसे अभी काम चल रहा है, अभी आगे चलकर भी ट्रैफिक और बढ़ना ही है। तो लोग अगर किसी को 2 ज्योतिर्लिंग जाना है या डायरेक्ट उसको बाईपास निकलना है तो वो सिटी में नहीं जाएगा, हैवी व्हीकल तो आज भी नहीं जाते हैं, वो सीधा जाएंगे सांवेर मांगलिया बाईपास से अपने AB बाईपास के ऊपर निकल जाएंगे। तो वो फ्यूचर कनेक्टिविटी आपको दिखानी है कि सर आपको बाईपास जाना है तो सीधी अप्रोच है, देवास जाना है तो सीधी अप्रोच है, इवन आपको अगर उज्जैन भी जाना है तो उज्जैन रोड आने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट जो रोड है एक सांवेर निकलता है हथुनिया होते हुए। तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए ताकि आप उस लोकेशन की एडवांटेज को बता सकें। अच्छे अच्छे स्कूल कॉलेजेस यहाँ पर आ चुके हैं, जैसे श्री राम स्कूल तो बिल्कुल लगा हुआ ही है, शिशु कुंज एक बहुत बड़ा प्रेस्टिजियस स्कूल है जो कि वहाँ से पास में है, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, हॉस्पिटल एक नया अरविंदो का बन ही रहा है आगे जेतपुरा में, क्रिकेट स्टेडियम है, वाटर पार्क है। तो ये सब चीज़ें आपको काउंट करानी पड़ेगी कस्टमर को कि सर वैल्यू है यहाँ पर। दूसरा, 6 लेन प्रपोज्ड है कि सर कहीं पे भी अगर रोड बनता है, जैसे उज्जैन रोड जब 4 लेन नहीं था उस समय क्या रेट थे यहाँ पर, जब ये 2 लेन हुआ करता था, जब ये 4 लेन नहीं बना था उस समय किसी को अंदाजा है यहाँ क्या भाव होंगे? कोई भाव ही नहीं थे। जितने में यहाँ 1000 स्क्वायर फीट का प्लॉट आज मिलता है उतने में 1 बीघा जमीन मिल जाती थी। मतलब अगर कॉलोनी की अगर हम बात करें तो मैंने यहाँ पर 500 रुपये स्क्वायर फीट की भी कॉलोनी देखी है, 1000 तक भी भाव जाते हुए देखा है, 700 भी देखा है। जहाँ आप बैठे हो अभी यहाँ पर 800 रुपये स्क्वायर फीट में भी प्लॉट यहाँ पर देखा है 2014-15 में, तब तो 4 लेन भी बन चुका था। फिर 1000, ये श्री ब्रजधाम की कॉलोनी जो आज 6-6,500 जिनका आप भाव बताकर बंगला बेच रहे हो, वो कॉलोनी पूरी 1400-1500 रुपये में बिकी हुई है। ये 4 लेन के बनने की बात है। तो सर जैसे ही यहाँ पर 6 लेन बनेगा तो आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि यहाँ पर एप्रिसिएशन कितना ज़्यादा होने वाला है।
कहीं पर भी अगर गवर्नमेंट का कोई बड़ा प्रोजेक्ट आता है, रोड कनेक्टिविटी बढ़ती है, तो उसका सीधा प्रभाव रेट पर पड़ता है। दूसरी चीज, जब भी हर 12 साल में सिंहस्थ जो आता है उज्जैन में, तो इंदौर और उज्जैन के बीच में काफ़ी कुछ नया डेवलपमेंट, नया चेंजेस देखने को मिलता है। कनेक्टिविटी से लेकर, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से लेकर, बहुत सारी चीज़ों को लेकर। और अगले सिंहस्थ की तैयारी अब हो चुकी है। और सबसे अच्छी बात है कि इस बार सीएम भी उज्जैन के ही हैं, तो कस्टमर से आप ये चीज़ें शेयर कर सकते हो कि यहाँ पर सर थोड़े दिन बाद प्रॉपर्टी आपके बजट में मिल नहीं पाएगी, जो जिस तरह से रेट अभी बढ़ रहे हैं। तो ये चीज़ बोलो कि सर 1.5 साल 2 साल में तो भाव डबल हो जाते हैं। आज 4,000 है, 3 साल बाद ये 8,000 हो जाएगा, तो कोई इसमें आश्चर्य नहीं है। ये ट्रेंड उज्जैन रोड पर चल रहा है और पूरे इंदौर का फोकस उज्जैन रोड पर है। जितनी तेजी, जितनी चहल पहल, जितनी रजिस्ट्रियाँ आज उज्जैन रोड पर रजिस्ट्रार ऑफिस के अंदर होती है, उतनी किसी और अदर एरिया में नहीं हो रही है। तो ये सब चीज़ें कस्टमर के दिमाग में बिठाना पड़ेगी आपको, तभी वो कस्टमर आपसे इंप्रेस होगा, तभी वो आपसे प्लॉट खरीदेगा, तभी वो आपसे बात करेगा। उसके लिए प्रॉपर ऑफिस में कस्टमर आना चाहिए, प्रॉपर यहाँ पर बैठना चाहिए, आपके साथ चाय कॉफ़ी लेना चाहिए। जनरली आप लोग साइट पर जाते हैं, साइट पर ही उसको कस्टमर को बुला लेते हैं, या नीचे पेट्रोल पंप पे बुला लेते हैं, वहीं से उसको विजिट करा देते हैं और वहीं छोड़कर उसको आ जाते हैं। फिर आप फॉलोअप लेते हैं, आपका फ़ोन नहीं उठाता है कस्टमर, क्योंकि उसने आपकी कंपनी को, आपकी प्रोफाइल को तो देखा ही नहीं, आपके ऑफिस के इंफ्रास्ट्रक्चर को देखा ही नहीं, आपकी वैल्यूज़ को देखा नहीं। फिर आपको एक ऑर्डिनरी ब्रोकर ही समझेगा वो। आपको जब इतना अच्छा सेटअप मिला है, इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिला है, इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ मिली है, तो आप उसका यूज़ क्यों नहीं करते? और अगर आप यूज़ नहीं कर रहे हैं तो नुकसान इसमें किसका है? आप लोगों का ज़्यादा है ना। आपकी विजिट्स में कन्वर्जन का रेशो घट जाता है अगर आप कस्टमर को ऑफिस नहीं लेकर आते हैं। 50% अगर आपकी मेहनत है, 50% आपकी साइट विजिट की कलाकारी है, तो अगला जो 50% आपकी क्लोजिंग के कन्वर्जन में जो लगता है, वो ऑफिस के इंफ्रास्ट्रक्चर और ऑफिस के सेटअप को देखकर कस्टमर कन्विंस होता है। 50% आप और आपकी साइट काम करती है, 50% जो रोल होता है इस डील को क्लोज करने के लिए, ऑफिस में मीटिंग का रोल होता है। आपने देखा होगा वो कस्टमर ज़्यादा रेशो में कन्वर्ट होता है जो ऑफिस में आता है। ऑफिस में आता है, वो देखता है कि इतना बड़ा सेटअप है, इतने सारे प्रोजेक्ट्स इनके प्रीवियस कंप्लीट है, थोड़ी कंपनी की प्रोफाइल भी समझता है, थोड़ा डिस्कशन भी होता है, थोड़ा जो हमारे प्रेजेंटेशन से उसमें आ जाता है। तो बाकायदा आप कस्टमर्स को बुलाओ, ऑफिस में बुलाओ। ये 4,000 स्क्वायर फीट का ऑफिस कस्टमर्स के लिए ही है और आप लोगों के लिए ही है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। बस एक सिंपल शॉर्ट मैसेज ये है कि प्रेम सिटी के लिए अब आप लोग अपनी कमर कस लें, कुर्सी की पेटियां बांध लें। 28 तारीख को टेक ऑफ होने वाला है। ठीक है, और कुछ चेंजेस हुए हैं रूल्स रेगुलेशंस में, तो वो आपको अपडेट कर दिए जाएंगे बहुत जल्दी। रेट्स ऑफर के बारे में भी आपको एज अर्लियर सून आपको बता दिया जाएगा, आज या कल में ही बता दिया जाएगा। और अग्रिम शुभकामनाएं आपको। आज की मीटिंग को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।